नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर और पंजाब की सभी 17 सीटों पर 20 तारीख को मतदान है। और माफ करें 117 सीटों पर 117 सीटों पर 20 तारीख को मतदान है। और इस मतदान के लिए अब कहा जा सकता है कि जनता तैयार है। पहले इन दोनों राज्यों में और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो जहां तीसरे चरण का मतदान है, और फिर इधर पंजाब जहां 117 सीटें, और इन पूरे के पूरे 117 सीटों पर जो मतदान एक ही चरण में कराया जा रहा है। आपको याद होगा कि पंजाब का चुनाव जो है पहले 14 तारीख को होना था, लेकिन संत रविदास जयंती के कारण इस तिथि को यानी 14 को बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया गया। अब 20 तारीख यानी रविवार बहुत बड़ा दिन है और उस दिन सबकी नजरें दोनों राज्यों पर होगी, क्योंकि बहुत सारे वादे भी हो रहे हैं। खैर, लेकिन उससे पहले इन दोनों राज्यों में बड़ा ट्विस्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। यूपी में इस बार बीजेपी को मात देने की तैयारी में समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, आपको पता ही है। और बिल्कुल द्विपक्षीय यानी कि दो ध्रुवीय चुनाव कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और कल ही हमने देखा कि अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2 चरणों में समाजवादी पार्टी ने सीटों की सेंचुरी लगा दी है। अब आज अखिलेश यादव ने भविष्यवाणी कर दी है कि चौथे चरण में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा और उसके बाद बीजेपी के बूथ पर कोई नहीं दिखेगा, वहां भूत नाचेंगे। इस तरह के दावों से समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी इस बार जीत के पूरे जोश में है और आज उसके जोश को मजबूती देने के लिए नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव भी चुनाव प्रचार के लिए उतर गए। मुलायम सिंह यादव ने करहल में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे। यूपी में राजनीति के दिग्गज मुलायम सिंह ने चुनाव प्रचार किया, तो वहीं पंजाब में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया। वीडियो उन्होंने बनाया और वीडियो बना करके उन्होंने जारी किया अपने पंजाब के मतदाताओं के नाम। मोदी सरकार की अर्थनीति, विदेश नीति, राष्ट्रवाद, ऐसे तमाम मुद्दों की असफलताएं मनमोहन सिंह ने गिनाई। और इसके साथ ही मनमोहन सिंह ने यह भी बता दिया कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या होती है, मौन रहने की जरूरत क्यों होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह रूप कांग्रेस की मजबूती को दिखाता है। आज प्रियंका गांधी ने भी खूब सधे हुए तरीके से पंजाब में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को उसकी जगह दिखाई। वैसे भी बीजेपी का तो पंजाब में पहले ही कोई आधार नहीं दिख रहा है और अब आम आदमी पार्टी के लिए भी मुसीबत पंजाब में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल कुमार विश्वास ने, जी हां वही कुमार विश्वास जो कभी अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी होते थे, तो कल कुमार विश्वास ने एक न्यूज एजेंसी को एक बाइट दी थी और उसमें अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान का खुलासा करते हुए गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगाए थे। और आज योगेंद्र यादव, जो उनके पहले साथी रह चुके हैं, जो अब एक अलग दल बना करके चुनावी मैदान में उतरते हैं, और साथ साथ ये भी रहता है कि किसानों के आंदोलन से भी वो जुड़े हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं। तो योगेंद्र यादव का भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी की पंजाब में खासकर कहें या बीजेपी की कहें तो उत्तर प्रदेश में घेराबंदी हो रही है चारों तरफ से। और इस बीच मोदी जी जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे नजर आ रहा है कि हार का डर अब उन्हें भी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हार का डर सताने लगा है। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल देने की बात कह रहे थे। आप याद कीजिए कि 2004 और उसके बाद से वो इसी तरह 60 महीने या कहें तो 5 साल देने की बात जनता से करते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पिछले 8 साल से बीजेपी लगातार सत्ता में है, तो फिर उसे अब अपने कामों और योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी को चुनाव दर चुनाव 5 साल उसकी झोली में चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या जनता बीजेपी को यूपी में मौका देगी या अखिलेश का दावा सच हो जाएगा? क्या कांग्रेस पंजाब की सरकार बचा करके अपने विरोधियों को शांत कर पाएगी? ऐसे तमाम सवाल आज के चर्चा में, जो हम चर्चा अब अगले घंटे भर 1.5 घंटे करने वाले हैं, इसमें आएंगे। और इन सवालों पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल इस वक्त मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ सीधे अयोध्या से मौजूद हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मैनपुरी से मौजूद हैं इंजीनियर राज त्रिपाठी जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ इधर
उत्तर प्रदेश और पंजाब में लगातार दौरा कर रहे हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी। प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत कर रहा हूं और स्वागत करता हूं हमारे दो और वरिष्ठ साथियों का। हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी का स्वागत है और स्वागत है अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर, आप सबका। और साथ में आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं ये कार्यक्रम। और आज दिन भर क्या कुछ रहा, उन्हीं गतिविधियों पर आधारित, लेकिन पंजाब और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि नया ट्विस्ट या बड़ा ट्विस्ट क्या है, ये समझेंगे। आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हालांकि बहुत सारे साथी लिखते हैं कि आप क्या करते हैं सर, पंजाब सीधे प्रधानमंत्री का बयान सुनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, बयान तो सुनना होगा। आइए सुनते हैं कि 5 साल फिर से वो पंजाब में मांग रहे हैं। फिर से तो नहीं कहें, लेकिन एक बार कह सकते हैं कि एक बार हमें दे दो मौका। आइए सुन लेते हैं। और आज से लगभग 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही जनता के बीच बिहार में कभी झोली फैलाए हुए 60 महीने या कहें 5 साल मांग रहे थे। आइए सुनते हैं जरा फटाफट। आपने 60 साल ये महास्वार्थ बंधन को दिए हैं, 60 साल महास्वार्थ बंधन को दिए हैं। आप एनडीए को, बीजेपी को 60 महीने दीजिए, मैं 60 साल का जो बर्बादी है इसको मिटा करके दिखाऊंगा भाइयों, मिटा करके आपने उनको 60 साल दिए हैं, हमें सिर्फ 60 महीने दीजिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में 2/3 बहुमत की सरकार बनाइए, आधा अधूरा मत दीजिए, 2/3 की सरकार बनाइए और 5 साल के बाद मेरे से हिसाब मांगिए हमने क्या बिहार को आगे बढ़ाया है। साथियों, पंजाब को आज एक ऐसी सरकार चाहिए जिसकी प्रेरणा राष्ट्रभक्ति हो, जिसकी प्रेरणा पंजाब का विकास हो। बीजेपी पूरे समर्पित भाव से पंजाब के लोगों के सामने पंजाब की सुरक्षा का संकल्प लेकर, पंजाब के विकास का संकल्प लेकर के आई है। एक बार भाजपा को आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, एक बार 5 साल मुझे दीजिए। अब फिर देखिएगा डबल इंजन की सरकार कैसे पंजाब को तेज गति से आगे बढ़ाती है। आप देखिए, देश के इतने सारे राज्य हैं, जब कांग्रेस एक बार गई तो फिर कभी लौटकर आई ही नहीं। और जहां भाजपा को आशीर्वाद मिल गया, वहां तो कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 साल तो मांग रहे हैं। और इससे पहले जो पहला वीडियो आपने देखा वो बिहार का, और वो 2015 का वीडियो आपको दिखा रहे थे। ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और उनकी क्लिपिंग्स मिल जाएगी जहां वो हर चुनाव दर चुनाव 5 साल मांगते हैं। लेकिन खैर, निशाना पंजाब में और उसमें भी कांग्रेस पर हो क्यों नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां है और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ अभी चुनाव लड़ रही है पंजाब में। पंजाब फिर से चलेंगे, पंजाब में क्या कुछ है उसकी बात तो करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी घटना जो है इस पूरे चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो घटी है, वो है आज मुलायम सिंह यादव पहली बार समाजवादी पार्टी, वो भी समाजवादी पार्टी के इस वक्त जो मुखिया हैं यानी, और उनके बेटे अखिलेश यादव, उनके लिए करहल में वोट मांगते हुए नजर आए, जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। जबरदस्त भीड़ थी और हमारे साथी राज त्रिपाठी जी बताएंगे और अच्छी तरह से कि कैसी भीड़ थी, क्या उसके आगे पीछे की कहानी क्या है, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन एक बार पहले सुनते हैं मुलायम सिंह यादव को क्या कुछ कह रहे थे मंच से, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव को भी सुनेंगे। आइए पहले सुनते हैं मुलायम सिंह यादव को। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, जो हमारे किसान हैं,
तो किसान को प्राथमिकता दी जाए, खाद बीज का इंतजाम किया जाए और उनको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाए, जिससे पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ेगी तो किसान की हालत सुधरेगी। और दूसरी है, हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, आज बेरोजगारी है। इन नौजवान को रोजगार और नौकरी का काम होना चाहिए, ये कोई सरकार नहीं कर रही है। लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, इनको रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, आखिर किस तरह का परिवार चलेगा। इसलिए नौजवान और रोजगार और व्यापारियों को सुविधा दी जाए, जिससे व्यापारी किसान की पैदावार को खरीद करें और खरीद में उन्हें लाभ पहुंचाएं, और फिर लाभ पहुंचाने के बाद जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को सुविधा दी जाए। व्यापारियों को सुविधा दी जाएगी तो किसान की पैदावार खरीदेंगे, उससे किसान भी संपन्न होगा। इसलिए आज समाजवादी पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं, किसान, नौजवान और व्यापारी। तो सुन रहे थे आप, किसानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, व्यापारियों की बात कर रहे हैं। अगर देखें तो तीनों महत्वपूर्ण अंग हैं समाज के, और तीनों की बात करते हुए मुलायम सिंह यादव और वोट मांग रहे थे अपने बेटे, अपने सुपुत्र और समाजवादी पार्टी के अभी के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा राज त्रिपाठी जी आपसे। करहल बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं, वहां की गतिविधियों को आपने देखा, क्या कुछ है, कैसे, क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों के बीच, और कितनी मजबूती के साथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव, और क्या प्रभाव पड़ेगा मुलायम सिंह के आने से मंच पर जो आए आज वो वोट मांगने के लिए? देखिए, जहां तक करहल की बात है, तो जब अखिलेश जी ने वहां पर नामांकन किया तो अखिलेश के नामांकन के समय ये समझ रहे थे कि वो सीट बहुत आसान निकलेगी, परंतु जैसे भाजपा ने चौंकाया है एसपीएस बघेल को वहां पर उतारकर, उससे परिदृश्य कुछ बदला है। हालांकि अभी भी ये नहीं है कि सपा बहुत कमजोर हो गई हो या वो हो, परंतु फिर भी वहां पर एक लड़ाई शुरू हो गई है। पहले तो भाजपा कहीं नजर नहीं आती थी करहल में, पर एसपीएस बघेल को उतारने के बाद जो समीकरण साधे गए हैं उससे वहां पर भाजपा नजर आई है और जमीन पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। क्योंकि 1.25 लाख वहां पर यादव मतदाता है, मुस्लिम भी है, तो उन्हें मिला के सीट तो अखिलेश जी आराम से निकालेंगे अखिलेश, परंतु एसपीएस बघेल ने आकर वो परिदृश्य बदला है बिना शक। और जहां तक मुलायम सिंह जी जब आज वहां पर पहुंचे हैं, तो मुलायम सिंह के पहुंचने के बाद जो सपा की बातें हैं वो और ज्यादा मजबूत हुई है। सिंह के पहुंचने के बाद सपा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मुलायम सिंह वहीं से पढ़ाई किए, वहीं से कुश्ती, आज जैसा अखिलेश यादव का भाषण सुन रहा था उसमें कह रहे थे कि ये वही जगह है, यहीं से नेताजी ने अपने जीवन की एक जो रूपरेखा है वो तय की है। पढ़ाई लिखाई, कुश्ती, राजनीति, मतलब ऐसी कुश्ती और राजनीति की कुश्ती दोनों वहीं से उन्होंने शुरुआत की है। और इसका फायदा, यानी कि जब पिता पहुंचे हैं बेटे के लिए, तो इसका फायदा मिलना स्वाभाविक है। और खासकर जो भीड़ दिखाई दे रही थी वो जबरदस्त भीड़ थी। एक प्रतिक्रिया ओम प्रकाश सिंह जी आपसे भी लेना चाहूंगा, खासकर मुलायम सिंह यादव के इस चुनावी मैदान में कूदने पर। क्या अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखिए, जब बड़ा कोई नेता कूदता है, आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जाते हैं, और कई जगह सुनने में आ रहा है कि वो अभी उत्तर प्रदेश में 2-3 दिन का शायद पूर्वांचल में डेरा भी डालने वाले हैं, लेकिन मुलायम सिंह कितना मायने रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की तारीख में, और उसमें भी समाजवादी पार्टी की राजनीति, जबकि एक मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है? जो परिदृश्य 2014 में था भाजपा के लिए, मोदी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जग जाता था, वो आज मुलायम सिंह का उस पूरी बेल्ट में जो तृतीय चरण का बेल्ट हो रहा है, इसको पहले पूरा समझने का प्रयास करें
कि यहाँ पर 59 सीटों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों पर विजयी हुई थी। इन और चरण है, इसको आप 3 भाग में बांट करके आप देख सकते हैं। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज की जो 19 विधानसभा सीटें हैं वो एक तरफ हैं। कानपुर देहात, औरैया, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, इनकी जो 27 विधानसभा सीटें हैं ये हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड का हिस्सा जो है, झांसी, जालौन, ललितपुर और महोबा और हमीरपुर जिसमें आते हैं, इन तीनों के अलग अलग परिदृश्य हैं। मुलायम सिंह के आने के बाद जो यादव बाहुल 30 सीटें हैं इस तृतीय चरण में, उस पर निश्चित तौर से स्थिति में है। और अगर इन 30 सीटों में उसने, जैसा कि तमाम साथियों से हमारी बात हुई है, उस पर ये 25 सीटें पा जाते हैं तो ये तृतीय चरण का सीट जो है समाजवादी पार्टी के लिए यह डिक्लेयर कर देगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चौथे चरण में अखिलेश ने कहा है कि उनको जो है बहुमत मिल जाएगा, आगे की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी और भाजपा के कार्यकर्ता नहीं दिखे। तृतीय चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने जी जान लगा रखा है। अगर यहां से भाजपा फिसली तो निश्चित तौर से आने वाले अगले चरणों में मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा गेम खेलेगी और वो कहीं ना कहीं अगले आने वाले चरणों में वो बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर कर जाए। तृतीय चरण का मतदान सपा के पक्ष में गया तो भाजपा जो है वो बसपा के खेमे में नजर आएगी। बहुत कुछ अभी समझना बाकी है आपसे, क्योंकि आपकी आवाज भी थोड़ी कट कट के आ रही है। लेकिन अमलेंदु जी, जरा यहाँ की राजनीति को आप भी बहुत नजदीक से देखते हैं, आप किस रूप में देख रहे हैं खासकर मुलायम सिंह यादव की एंट्री, और इससे समाजवादी पार्टी की कितनी मजबूती आपको दिखाई दे रही है? देखिए राजीव जी, ये वो क्षेत्र है जहां से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलती रही है, लेकिन 2017 में मजबूती यहां नहीं मिली और उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो आपस का झगड़ा था परिवार का, जिसकी वजह से यहां समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। वरना 2017 में भी यहां ऐसे नुकसान वाली स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए नहीं थी। तो एक तो जो शिवपाल सिंह यादव से गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी का उनकी बसपा के साथ में, तो उससे वो दरार काफी ज्यादा भरी गई। और अब मुलायम सिंह यादव के खुलकर के उतरने के बाद ये एक साफ संदेश चला गया कि परिवार जो है वो एक हो गया है, परिवार के अंदर अब कोई दरार नहीं है। इसका एक जबरदस्त जो है वो पूरी तरीके से जो पूरी ये बेल्ट है, खासतौर से जो एटा, इटावा, मैनपुरी वाली ये 4 जिलों वाली जो खासतौर से ये बेल्ट है, फरुखाबाद भी इसमें आया था, मतलब ये पूरी जो यादव बेल्ट आप इसको कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो यह गंगा चंबल के बीच का जो क्षेत्र है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसमें जो है ये एक महत्वपूर्ण संदेश जो ये चला गया है, और इस संदेश जाने के बाद समाजवादी पार्टी की जो कतारें हैं उनमें उत्साह में तो जबरदस्त वृद्धि हुई है। और जबरदस्त वृद्धि जो है ये आपको पोलिंग बूथ पे जो है ये वोटों में तब्दील होती हुई दिखाई देगी, और दूसरों के ऊपर सपा का कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में हावी होता हुआ भी दिखाई देगा। तो इस हिसाब से समाजवादी पार्टी को ये बहुत जो है वो मजबूती यहां मुझे लगता है कि मिली है इस तरीके से मुलायम सिंह यादव के इस उतरने के बाद। दूसरा कि मुलायम सिंह यादव जी की आवाज अब जिस तरीके से उम्र का एक प्रभाव है, और ऐसे समय में भी जो उनकी आवाज जिस तरीके से निकल रही है, तो मुझे लगता है कि सेंटीमेंट जो है ये भी उस क्षेत्र में लोगों के जग रहे हैं इस आवाज के बाद, मुलायम सिंह की बात। क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी यही प्रचार कर रही थी, दुष्प्रचार कर रही थी, एक तरीके से कहा जाए कि साहब अखिलेश यादव ने बंधक बना दिया है मुलायम सिंह को, घर से नहीं निकलते हैं, अपर्णा चली गई है बीजेपी में, इस तरह के सारे दुष्प्रचार थे। इन सारे दुष्प्रचार पे भी एकदम से जो कहा लगाम जो है वो लग गई है। अब जो जैसे राज जी बता रहे थे कि वहां एसपी सिंह बघेल ने जाकर के परिदृश्य थोड़ा बदला है, हो सकता है निश्चित तौर पर बदला हो, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कामों में माहिर है, राजा से उसके प्यादों को लड़वा देती है। तो एसपी सिंह बघेल जो है उनका इतिहास अब यहाँ सब बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या है उनका इतिहास क्या। बहरहाल लेकिन वो एसपी सिंह बघेल जो है वो मौसम वैज्ञानिक भी कहे जाते हैं, इधर से उधर विचरण करने वाले भी कहे जाते हैं, तीनों बड़ी पार्टियों में समय समय पे जा चुके हैं। सपा से शुरुआत हुई, सपा से टिकट नहीं मिला तो शुरुआत फिर बसपा से चुनाव लड़के हो गई, फिर सपा से हुई, फिर भाजपा में गए, फिर बसपा में गए, फिर भाजपा में चले गए, अब कहाँ चले जाएंगे अब कुछ पता नहीं है। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो सुंदर सिंह बघेल के बाद उस इलाके में बघेल पाल गड़रिया समाज जो है उसके बड़े नेता तो बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो
वो जो ओबीसी में एक सेल लगाने वाली बात है वो भारतीय जनता पार्टी उनके माध्यम से लगा सकती है, लेकिन वो कितना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा दूसरे क्षेत्रों में, जैसे एक सिकंदराबाद सीट है हाथरस की, अब वहां भी समाजवादी पार्टी ने बघेल खड़ा किया हुआ, लेकिन वहां तो बघेल सब जा रहा है समाजवादी पार्टी को, एसपी सिंह बघेल वहां काम नहीं कर पा रहे हैं। तो पे भी बात करेंगे अमलेंदु जी, उन सब पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी पहला कमेंट आप सबसे चाह रहा हूं, क्योंकि एक बड़ी एंट्री है। एक तरफ मनमोहन सिंह की एंट्री पंजाब के चुनाव में और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में इधर मुलायम सिंह यादव की एंट्री। प्रशांत टंडन जी, मुलायम सिंह की एंट्री के बाद एक चेहरा मात्र और उसके बाद एक भाषण मात्र बहुत कुछ कह सकता है। देखा जाए तो एक सेंटीमेंट की जो बात अमलेंदु उपाध्याय जी कर रहे हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं क्या? क्योंकि तीसरा और चौथा चरण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब मान रहे हैं। पहले और दूसरे चरण की बात उसमें अपने अपने दावे हैं और कहीं ना कहीं अंदर खाने से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें समाजवादी पार्टी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है पहले दूसरे चरण में। लेकिन तीसरा और चौथा चरण जिसमें खासकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर ये दोनों हम लोग जीत गए तो ये चुनाव जीत गए, आगे की बात तो ऐसी है कि बूथों पर बीजेपी के भूत घूमेंगे। क्या कहते हैं आप, इसको किस रूप में देख रहे हैं और खासकर मुलायम सिंह यादव की एंट्री को? जी राजीव जी, देखिए, जब कोई बहुत सीनियर नेता चुनाव के मैदान में आता है और अपनी बात कहता है लोगों से, तो उसका एक दूसरा बिल्कुल असर होता है। और मुलायम सिंह यादव इस देश के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से हैं। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव का राष्ट्रीय राजनीति में जो कद है वो उनसे काफी ऊपर है। और अब मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं। आप महाराष्ट्र का चुनाव याद कीजिए कि सतारा में पानी पर भीगते हुए बारिश में शरद पवार ने भाषण दिया था जब उनके ऊपर ईडी का नोटिस भेजा गया था। बारिश होती रही, वो भाषण देते रहे। उस भाषण ने महाराष्ट्र का चुनाव बदल दिया। बीजेपी महाराष्ट्र से बहुत लंबे समय के लिए बाहर हो गई। तो मुलायम सिंह का चुनाव में उतरना और अपनी जमीन से आकर उतरना अक्रॉस द बोर्ड, आज की तारीख में सभी पार्टियों में सबसे बुजुर्ग नेता है मुलायम सिंह यादव। उनको सिर्फ आप यादवों का नेता नहीं कह सकते या सिर्फ समाजवादी पार्टी का नेता नहीं कह सकते। तो उनकी अपील बहुत दूर तक जाएगी। और यहां से आप देखिएगा कि चुनाव की वोटिंग परसेंटेज में, कार्यकर्ताओं के हौसले में और चुनाव के परिणामों में इसका असर दिखाई देगा। राजीव जी, लेकिन जो साथी बाद में जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये देखना सुनना कि मुलायम सिंह यादव जो वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, उम्र के इस पड़ाव में 82 साल की उम्र है और इस उम्र में आज वो जब उनके पास माइक ला करके दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं पोडियम पे जाऊंगा, वहां से भाषण दूंगा। ये हिम्मत की दाद देनी होगी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें की, किसानों की बात, नौजवानों की बात और व्यापारियों की बात। एक बार सुन लेते हैं फिर हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर के पास आना चाहूंगा। मुलायम सिंह यादव की राजनीति, क्योंकि आज इस पिटारे में बहुत कुछ है। आज इस पिटारे में वो भी है जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। आखिर क्यों कुमार विश्वास कह रहे हैं और उसके बाद कुमार विश्वास के बाद योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि केजरीवाल जो हैं वो कुछ भी हो जाए, देश कहीं भी जाए, लेकिन खुद को सीएम और पीएम के रूप में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कि प्रियंका गांधी ने क्यों कहा कि मैं पंजाब की बहू हूं और आधी पंजाबन तो हूं, लेकिन पंजाबियत की बात अगर करने के लिए कोई आता है तो हमसे ज्यादा कौन जान सकता है। तो बहुत कुछ है इस पिटारे में। और साथ साथ क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी ट्विस्ट बाकी है?
ये भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के, खासकर यहां तो जितने भी विश्लेषक बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें से 3 तो खास हैं, जिसमें इंजीनियर राज त्रिपाठी जी और ओम प्रकाश सिंह जी और अमलेंदु उपाध्याय जी तो प्रमुख रूप से हैं। साथ साथ प्रशांत टंडन जी भी खुद बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ पंजाब की राजनीति को भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं। और बहुत दूर बैठ करके हमारे साथी दीपक पाचपोर जी नजरें गड़ाए हुए हैं हर तरफ। तो इसलिए अभी दीपक पाचपोर जी के पास आए, उससे पहले आइए सुनते हैं एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव को। कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, जो हमारे किसान हैं तो किसान को प्राथमिकता दी जाए, खाद बीज का इंतजाम किया जाए और उनको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाए, जिससे पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ेगी तो किसान की हालत सुधरेगी। और दूसरी है, हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, आज बेरोजगारी है। इन नौजवान को रोजगार और नौकरी का इंतजाम होना चाहिए। ये कोई सरकार नहीं कर रही है, लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, इनको रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, आखिर किस तरह का परिवार चलेगा। इसलिए नौजवान और रोजगार और व्यापारियों को सुविधा दी जाए, जिससे व्यापारी किसान की पैदावार को खरीद करें और खरीद में उन्हें लाभ पहुंचाएं। और फिर लाभ पहुंचाने के बाद जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को सुविधा दी जाए। व्यापारियों को सुविधा दी जाएगी तो किसान की पैदावार खरीदेंगे, उससे किसान भी संपन्न होगा। इसलिए आज समाजवादी पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं, किसान, नौजवान और व्यापारी। समाजवादी पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं, किसान, नौजवान और व्यापारी की बात। और साथ साथ आप सुन रहे थे अभी मुलायम सिंह यादव को। क्या कहेंगे दीपक पाचपोर जी? देखिए, मुलायम सिंह की एंट्री ये सायास है या अनायास है या संयोग है या प्रयोग है, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बड़ा टाइमली है ये। और इस बात को मैं उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जाकर देखता हूं। फिलहाल देखिए कि सामाजिक न्याय और समाजवादी नेता के रूप में हम मुख्य रूप से 3 ही चेहरे देख रहे हैं। एक तो है लालू प्रसाद यादव, उससे नीतीश कुमार और तीसरे हैं अपने मुलायम सिंह जी। लालू जी तो फिलहाल जेल में है, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। और नीतीश कुमार को मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उनको सबसे प्रमुख समाजवादी बताने की कोशिश की, वो इस तरीके से कि वो उसमें भी एक तरह से उन्होंने डाका डाल दिया है। उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कोई असली समाजवादी है तो वो है नीतीश बाबू। लेकिन नीतीश बाबू जिस तरीके से सुशासन बाबू के रूप में भी अपदस्थ हो चुके हैं और समाजवादी रूप से भी वो एक तरह से उनको नकारा जा चुका है, क्योंकि मोदी ने जब उनको कहा कि ये समाजवादी असली नेता हैं तो वहीं पर उसका विरोध भी शुरू हो गया था। तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह का आना यह बताता है कि एक समाजवादी टाइगर अभी जिंदा है। आके उन्होंने ये एक तरह से यही मैसेज दिया है, वरना समाजवादी पार्टी की स्थिति पहले से इतनी मजबूत है कि अगर मुलायम सिंह आए या ना आए, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी जिस स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, तो चुनाव जीतने तो जा ही रही है, लगभग तय हो गया है। फिर भी वो आए और उन्होंने भाषण दिया। दूसरा बड़ा 2 आरोप तो मुख्य रूप से लगते रहे हैं समाजवादी पार्टी पे और मुलायम सिंह यादव वाली पार्टी पे। पहली बात परिवारवाद और दूसरा यादवों की पार्टी है। इस चुनाव में वो मिथ खत्म हो गया कि यादवों की अकेली पार्टी नहीं है, ये सभी दलों को, सभी लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। जहां परिवारवाद से का कलंक जो उनके ऊपर से इससे नहीं हट सकता कि अब एक तरह से वो लगभग पूरे हिंदुस्तान में माना जा चुका है कि परिवारवाद भारतीय राजनीति में रहेगा सो रहेगा। कुछ ही दिन पहले प्रियंका गांधी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, परिवारवाद अगर है तो है। दूसरा भी प्रियंका सुले, इसका जो शरद पवार की पुत्री है श्रीमती सुले, उन्होंने भी संसद में भाषण दिया, कहा कि मैं एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हूं, मैं इसके लिए कोई अशेम्ड नहीं हूं।
तो अपने परिवारवाद के ऊपर उन्हें कुछ सफाई देने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने यादवों के हित को या सीमित हितों के बाद बाहर निकल के उन्होंने समाजवादी एजेंडा को वापस लाने की फिर से कोशिश की। मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने किसानों की बात की और उन्होंने व्यापारियों की बात की। तो मुझे लगता है कि समाजवादी कुनबे का सबसे बड़ा मुखिया जो है, ये बताने की कोशिश भी इन्होंने की है। इसी के साथ हमको मनमोहन सिंह की एंट्री को भी एनालाइज करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है शायद अगले चरण में हम उसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बात जो करेंगे, है, लेकिन मुलायम सिंह की हम बात कर रहे हैं और मुलायम सिंह जिस मंच पर थे करहल, उस मंच पर उनके बेटे अखिलेश यादव चूंकि करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए जरा सुनते हैं अखिलेश यादव को। नौजवान 5 साल बेकार बैठे रहे, इनको नौकरी रोजगार नहीं मिला, इनकी तरक्की नहीं, खुशहाली नहीं आई। इसलिए सरकार बनाने के लिए इस चुनाव में हमारी मदद करना, क्योंकि ये क्षेत्र से हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्षेत्र नेताजी का है, नेताजी के यहाँ के लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के क्षेत्र से हमें लड़ने का मौका मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और यहाँ के विधायक सोबरन सिंह यादव जी का आभारी हूं और इस जनता का आभार प्रकट करता हूं जिसके सहयोग से हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा। न केवल मौका मिल रहा है बल्कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहती है। बताओ, समाजवादी सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? विरोधी के पास वोट नहीं है, वोट नहीं है और वो सब दल में घूम आया है। कोई दल नहीं बचा जिसमें ना घूम के आया हो सकता है नंबर लगाया हो कि समाजवादी पार्टी में भी आ जाएंगे बाद में, इसीलिए संबंध बनाने करैल में आया है। बताओ, हर दल घुमाया प्रत्याशी का नहीं आया। इसलिए जब आपके पास आए तो आप उसके लिए प्यार से चारपाई बिछा देना, चारपाई बिछा के प्यार से पूछना कि बताओ भारतीय जनता पार्टी के वादों का क्या हुआ जो वादे किए थे। तो ये बघेल साहब के बारे में कह रहे थे अखिलेश यादव। बघेल वही जो इनके सामने खड़े हैं, एसपी सिंह बघेल, और केंद्रीय मंत्री भी हैं और उन्हीं के बारे में अभी हमारे साथी राज त्रिपाठी जी भी बता रहे थे कि उनके आने से ये चुनाव जो है वो बहुत मुकाबला तगड़ा हो गया है और अब बीजेपी भी धरातल पर दिखाई दे रही है। ओम प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप उस समय कुछ अपनी बातें रख रहे थे लेकिन आवाज कट रही थी। अखिलेश यादव को भी आपने सुना और मुलायम सिंह यादव को भी सुना। करहल की हम बात कर रहे हैं, मैनपुरी, और यहाँ पर चुनाव जो दिलचस्प होता हुआ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन आज वहां पर दूसरी बार अमित शाह भी पहुंचे थे। राज त्रिपाठी जी के पास भी आऊंगा जरा अमित शाह की बातें समझने के लिए भी, लेकिन उससे पहले क्या लगता है आपको, एक अखिलेश यादव मैदान में हैं, चुनावी मैदान में, और उसमें भी खास तौर पर चूंकि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और उनका ये एरिया जो है वो जरूर बचपन से यहाँ पर पले बढ़े होंगे या आगे बढ़े, और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है सैफई। इसका असर पूर्वांचल तक दिखाई देता है क्या आपको? देखिए, जो तृतीय चरण का चुनाव है, बार बार कह रहा हूं और मैंने लिखा भी है कि इन सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी 59 सीटों पर भी जीत जाती है, अगली बार पिछले विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसमें 49 सीटें भाजपा की, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एक बसपा पे। लेकिन इस
इस बार 30 तो बाहुल सीटों पर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि आपकी आवाज ठीक करें। लेकिन राज त्रिपाठी जी, इन्हीं सवालों के साथ आपके पास, आप क्या कहेंगे? ये हवा जो है, जो पश्चिम से चली हवा मध्य होते हुए पूर्वांचल तक, और उसमें भी तीसरा फेज, चौथा फेज, बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है, सब जानते हैं, आप क्या कहेंगे? जी बिना शक अभी जो पश्चिम से जो हवा चली है वो अभी तीसरे चरण में आते आते यहां तक आई है, और यहां उस हवा का असर दिखता है कि अमित शाह को यहां पर मैनपुरी जनपद के अंदर 2 बार आना पड़ा है। अभी 3 दिन पहले आए थे और आज फिर आए। तो ये दिखाता है कि ये चरण कितना महत्वपूर्ण है और यहां से भाजपा के लिए क्या मायने रखता है। और जब कहीं चीजें फंसती हैं तब उतनी ही तेजी से उस पर अटैक होता है, और इस वक्त वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा में बहुत जबरदस्त खलबली आई है कि ये तीसरे चरण में अगर कहीं नीचे गए तो बिल्कुल इस पूरे गेम से बाहर हो जाएंगे। ये सारा देखते हुए यहाँ पे अमित शाह जैसे आए हैं, और खासकर जो मुलायम सिंह जी ने जिस तरीके से इस बार अटैक किया है वो एक बहुत बड़ी अटैक के तौर पर है। इस वक्त मुलायम सिंह जब मंच पर आए तो उनका जो सेंटिमेंट था, उनके जो बोलने का अंदाज था, जो बुजुर्ग होने के नाते जिस तरीके से बोलते हैं, सांस फूल रही थी, और वहां से वो अपने उन फूलती सांसों के साथ अपनी बातों को जो संदेश दे रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत गहरे तक टच किया है। और वो आगे आने वाले समय में जब वोटर पहुंचेगा तो वो और ज्यादा आक्रामक। वैसे भी सपा का वोटर इस बार बहुत उत्साहित है, और भाजपा का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इस बार भाजपा का वोटर उत्साहित नहीं। इस बार जैसे पिछली बार 6 बजे वो लाइन में लग गया था, परंतु अब तक ग्राउंड पर अगर देखते हैं तो भाजपा के वोटर में कोई उत्साह नजर नहीं आता। वो ये तो कहता है कि यहां अगर हार गए तो कोई बात नहीं, योगी आएंगे, पर योगी आएंगे कहां ये नहीं समझ आता, क्योंकि जब वो उत्साहित नहीं है तो कहीं ना कहीं भाजपा का परसेंटेज गिरेगा, और उसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होता दिख रहा है। राजीव जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप रख रहे हैं यहां पर कि कैसे भाजपा के जो वोटर्स हैं, जो पहले सुबह 6 बजे से लाइन में लग जाते थे, इस बार उत्साह में कमी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नोएडा से लेकर के गौतम बुद्ध नगर, इस जिले में 3 सीटें हैं। नोएडा है, उसके अलावा दादरी और जेवर है। और नोएडा में हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा, और यहीं से बॉर्डर एरिया, यानी कि यहां बगल में दिल्ली है। तो यहां से जो शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की, दिल्ली से पश्चिम की हवा, वो अगर पूरब की तरफ जाते जाते देखें तो हर जगह ये जरूर दिखाई दे रहा है कि भाजपा के वोटर्स मैं कह रहा हूं, वो उत्साहित नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात यहां इंजीनियर राज त्रिपाठी जी कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं आप। और थोड़ा अगर ओम प्रकाश जी की आवाज अगर क्लियर आ रही हो तो एक बार फिर से ओम प्रकाश जी के पास आना चाहूंगा। शायद ओम प्रकाश जी अभी भी एक बार देखते हैं। जी ओम प्रकाश जी, नहीं, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम अभी भी है, नेट में प्रॉब्लम है। लेकिन बढ़े, इस पर चर्चा करेंगे। एक बाइट सुनाना चाहता हूं प्रियंका गांधी की। आइए जरा प्रियंका गांधी को सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका गांधी की चर्चा अचानक मैं यहां क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। पहले सुन लेते हैं। प्रियंका गांधी आज थी पठानकोट में, पंजाब। क्या कुछ कह रही हैं मंच से, जरा सुनिए। जब मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी दोनों पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मुझे हंसी आई। मैंने सोचा ये पंजाबियत को कैसे समझेंगे। पंजाबियत को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। पंजाबियत एक जज्बा है। मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई। मैं बताऊं पंजाबियत क्या है। पंजाबियत वो है कि मेरी जो बड़ी सासू माँ है, मेरे ससुर जी को जब वो 6 साल के थे, यहाँ कंधे पे यूं दुपट्टे में बांधकर छतों से टाप टाप कर सियालकोट से उसको बचा के लाई। ये है पंजाबियत। पंजाबियत मेरे ससुर जी जो सब कुछ छोड़ के, बंटवारे के समय सब कुछ छोड़ा उन्होंने, यूपी के एक मुरादाबाद शहर में अपनी मेहनत से शुरू से अपना बिजनेस बनाया, खून पसीने से बिजनेस बनाया, अपने परिवार की परवरिश की। यह है पंजाबियत। पंजाबियत सेवा है।
पंजाबियत सच्चाई है, सद्भाव है, मेहनत है और खुददारी है। पंजाबियत ये है जो किसी के सामने नहीं झुकती, सिर्फ मालिक के सामने झुकता है पंजाबी। आज जो राजनीतिक दल जिनके नेता आपके सामने आकर पंजाबियत के बात करते हैं, उनमें से एक तो बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों के सामने झुक चुका है और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी, वह सिर्फ सियासत सत्ता के लिए किसी के सामने झुक जाएगा। ये सच्चाई है और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ये सच्चाई आपको समझाना चाहती हूँ। आप में बहुत विवेक है, बहुत समझदार हो, मैं जानती हूँ। तो ये सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी पर चर्चा आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी ने आज मीडिया से भी चर्चा की है, वो भी सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए जरा सुनाते हैं। जैसे मैंने कहा अपने भाषण में कि दोनों एक ही बिसात पे खेलने वाले हैं, दोनों धर्म का इस्तेमाल, जज्बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। जनता का विकास कोई नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, कोई उद्योगपतियों के सामने झुक रहा है और दूसरे केजरीवाल जी इनके सामने झुक जाते हैं। केजरीवाल जी ने तो एक सरकार चलाई नहीं है जी। पूरी सरकार चलाने के लिए कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो हाथों में हो, कोई फाइल तो आप पास कर पाए। फाइल इनकी पास नहीं होती बगैर मोदी जी और उनकी सरकार के इजाजत के। पुलिस इनके अंडर नहीं है, तो कौन सी सरकार चला रहे हैं? यहाँ के क्या चलाएंगे? पंजाब जैसे प्रदेश को चलाएंगे? अनुभव ही नहीं है उनको। और मोदी जी तो सिर्फ विज्ञापनों पे बहुत अच्छा गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन देश में भी कोई गवर्नेंस नहीं है। आज कोई गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस होती, रोजगार होते। अगर गवर्नेंस होती तो इस तरह की बढ़ती महंगाई नहीं होती। अगर गवर्नेंस होती तो जो रोजगार पैदा करने वाले पीएसयू हैं वो अपने दोस्तों को ही नहीं बेची जाती। और यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मध्यम वर्ग के जो दुकानदार हैं, उद्योगपति हैं, छोटे छोटे, वो पिस रहे हैं, मर रहे हैं। उनके लिए कौन कर रहा है? गवर्नेंस करके दिखाइए ना, तब बात करिए। ये तो आपने अपनी ऑरा बना रखी है, आप मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, विज्ञापन बनते रहते हैं, उनपे तो 2000 करोड़ खर्च रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है उसके बारे में भी तो बताइए ना। तो आपने सुना, प्रियंका गांधी मीडिया को भी लपेट रही हैं और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासकर अरविंद केजरीवाल, ये पंजाब में थी। पंजाबियत की बात इससे पहले आपने सुना। प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे? ये जो सीधा अटैक है, ये दोहरा अटैक, ये न सिर्फ पंजाब बल्कि यहां से उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद शहर का नाम लेकर उत्तर प्रदेश पर भी निशाना साधने की कोशिश है। प्रियंका गांधी एक सधी हुई नेता के रूप में यहां दिखाई दे रही हैं और सीधा अटैक कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और केजरीवाल को भी, और तथ्यों के साथ अटैक कर रही हैं। इस राजनीति में प्रियंका और खासकर जो पंजाब की राजनीति है और उत्तर प्रदेश की राजनीति है, हालांकि कांग्रेस को यह पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मिलने वाला नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन दोनों जगह साधना, ये किस रूप में देखते हैं आप? और खासकर आज की तारीख में जब मनमोहन सिंह भी उतर चुके हैं चुनावी मैदान में, और यहां से अगर अटैक है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात जहां मौका मिलता है वहां करते हैं, इस पर अब क्या प्रियंका भाई बहन, मतलब पहले तो राहुल गांधी अकेले थे, अब कांग्रेस को एक साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप देखिए, थोड़ा सा मैं लंबा कर रहा हूं अपनी बात को, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि आज मणिपुर में बीजेपी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने आज मणिपुर में अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। अमित शाह उत्तर प्रदेश में, फिर बाद में पंजाब में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इनके पास स्टार प्रचारकों की जबरदस्त, मतलब लिस्ट में काफी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कांग्रेस में आज की तारीख में इसकी कमी दिखाई देती है। प्रियंका गांधी का इस एग्रेसिव रोल में आकर के आपको क्या लगता है कि पंजाब, जो जहां कहा जा रहा है कि हो सकता है त्रिशंकु हो जाए, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी यहां आगे निकल जाए, वहां जो एग्रेशन है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, पंजाब में मैं राजीव जी आता हूं, लेकिन एक बात में जरा पूरे चुनावी परिदृश्य पे हम एक बात कह दें। देखिए, विधानसभाओं के चुनाव 2014 से पहले भी होते थे
चुनाव होते थे जिन राज्यों में, उन राज्यों में हलचल होती थी वहाँ का, क्योंकि हम लोग मीडिया में हैं तो हमारी तो चुनाव मणिपुर में भी होगा, अरुणाचल में भी होगा, नागालैंड में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, तो भी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, भले वो हमारे आसपास ना हो रहा हो। लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं वो इतना हाई वोल्टेज कैंपेन, इतना स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, और चुनाव क्या हो रहे हैं कि समझिए कि मुसलमानों, सिखों और महिलाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल गरमाने के लिए बेकसूर महिलाओं को कर्नाटक में परेशान किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, यहाँ पे कहीं पाकिस्तान आ रहा है, कहीं खालिस्तान आ रहा है। ये जो चुनाव है ये एक होता था कि विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं और राष्ट्रीय एजेंडा अपनी जगह चल रहा है। अभी क्या हो रहा है कि देश थम चुका है, सिर्फ चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री एक आध औपचारिकता के लिए 1 या 2 पब्लिक मीटिंग्स में चले जाते थे अपनी पार्टी के लिए, सिर्फ 1 या 2 में। आप याद करके देख लीजिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, वीपी सिंह हो, या उसके और पहले के प्रधानमंत्री हो। अब तो मतलब लग रहा है कि जैसे कि प्रधानमंत्री का निजी चुनाव है ये, और लगातार उसमें लगे हुए हैं। सिखों को बदनाम किया जा रहा है, खालिस्तान का नैरेटिव आ गया। पंजाब, जैसे प्रियंका गांधी कह रही थी, मैं उसी की बात पे आता हूँ कि पंजाब ने बहुत तकलीफें देखी हैं, पार्टीशन का तकलीफ देखी है। पार्टीशन के बाद उन्होंने 1 दशक से ज्यादा समय तक आतंकवाद देखा है। कितना मुश्किल दौर था, हमने उस वक्त वहां पे चुनाव कवर किए, हम जानते हैं कि कितने मुश्किल से पंजाब निकला है। और पंजाब में अगर आप राजीव जी जाएंगे तो पंजाब के लोग इस बात को बिल्कुल नापसंद करते हैं जिस तरीके का काम किसान आंदोलन के समय मीडिया, इनका जो गोदी मीडिया है वो कर रहा था, सिखों को बदनाम करने का काम, खालिस्तानी एलिमेंट को कुरेदने का काम। ये बीजेपी के टॉप लेवल की लीडरशिप की तरफ से हुआ। पंजाब उस तकलीफ से होकर गुजरा है और मुझे लगता है कि पंजाब के लोग इसका जवाब देंगे। अब जहां तक कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव जी ने जो कहा है, जिसको दोहराया आज कांग्रेस ने भी, मैं उस 1 मिनट रोकूंगा। आप कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुमार विश्वास पे ही राहुल गांधी ने अपना कुछ बयान दिया है, ये भी सुन लेते हैं और फिर आगे आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। और अब मुझे लग रहा है कि हमारे साथी ओम प्रकाश सिंह जी की आवाज भी क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है, तो उनको भी सुनेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ है जानने समझने के लिए, और साथ में हमारे 2 और एक्सपर्ट हमारे साथी दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी को भी सुनेंगे। लेकिन अभी सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं कुमार विश्वास पे। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर कुमार विश्वास ने केजरीवाल जी पे आरोप लगाया। सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश में वीडियो वायरल है। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, मगर उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए, और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? सीधी सी बात है, लंबे भाषण देने की जरूरत नहीं है। एक शब्द, मीडिया से आप मिलते हैं, एक शब्द, कुमार विश्वास झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसी बात नहीं की, या फिर कुमार विश्वास सच बोल रहा है, मैंने ऐसी बात की। जवाब नहीं दे रहे हैं।
जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के फाउंडर सच बोल रहे हैं। तो आपको यह समझना है, आम आदमी पार्टी के फाउंडर यानी कुमार विश्वास और साथ में योगेंद्र यादव की भी एक बाइट आज सोशल मीडिया पर घूम रही है कि क्यों छोड़ा आम आदमी पार्टी को। इसी की पर चर्चा कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। अब चूंकि आपको रोका था और यह सुनाना महत्वपूर्ण था क्योंकि आज एक ऑफिशियल प्रतिक्रिया मंच से, पंजाब के मंच से बोलते हुए सुनाई दिए राहुल गांधी जो सांसद हैं कांग्रेस से। ये बात रखनी यहां जरूरी थी, इसलिए आइए अब आपकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ आप कह रहे थे, और खासकर इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि केजरीवाल पर बहुत गहरे और गंभीर आरोप लगाए हैं इन दोनों ने, कुमार विश्वास ने भी और योगेंद्र यादव ने भी। देखिए राजीव जी, मैंने बेन सिंह का चुनाव देखा जिनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद बराड़ साहब थे, भट्टल थी, वो सारे चुनाव मैंने देखे। और पंजाब में जब ये बादल साहब या बेन सिंह या बराड़ या भट्टल एक दूसरे पे आरोप लगाते थे तो स्थानीय मुद्दे, भ्रष्टाचार, इस तरीके के नारे लगते थे, फलाना फलाना कीता की धारा 420, मतलब इस तरीके के नारे लगते थे। तो करप्शन पे, इन सब पे, स्थानीय मुद्दों, विकास पे चुनाव होता था। किसी ने, दोनों पक्षों ने, किसी ने पंजाब के उस जख्म को उन चुनावों में नहीं कुरेदा। रात के 8-8, 9-9 बजे तमाम ऑटोमेटिक मशीन गन्स के साये में पब्लिक मीटिंग होती थी, उन मीटिंग्स में मैं रहा हूं। किसी ने उन जख्मों को नहीं कुरेदा। आज इतने 30 साल के बाद उन जख्मों को आप कुरेद रहे हैं, जिससे कि पंजाब एक तकलीफ के दौर से होकर गुजरा है। हजारों लोगों की जानें गई हैं, सुरक्षा कर्मियों की भी और आम नागरिकों की भी। उसको कुरेदा जा रहा है। ये तकलीफ की बात है। मतलब आप चुनाव लड़ना, जीतना, सत्ता में आना अलग बात है। आप इस देश को एक हिंसा के पूरे वापस इतिहास में घुसेड़ देंगे, ये कौन सी राजनीति है भाई। और जहां तक कुमार विश्वास के आरोप की बात है, मैं इसकी तस्दीक करता हूं। मैं पिछले चुनाव में पंजाब में गया था और पंजाब में, दिल्ली में मीडिया के, आप लोगों के तमाम विश्लेषण पढ़ के गया था कि आम आदमी पार्टी सत्ता के बहुत करीब रहेगी। और इस मनस्थिति से मैं पंजाब का दौरा मैंने शुरू किया और 8-9 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि पंजाब के लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल का पीछे गुपचुप तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के साथ उनकी खबरें आ रही थी, मेलजोल की, जो कनाडा से पैसा आने की खबरें आ रही थी। कितना सत्य कितना गलत है वो एक जांच का विषय है, लेकिन ये अंडर करंट पंजाब में मैंने देखा। और इस चुनाव में आप देखिए कि इनके दो नेता, राघव चड्ढा और खुद अरविंद केजरीवाल ने हिंदू कार्ड खेल दिया। वहां पंजाब में हिंदू सिख इस तरीके का पोलराइजेशन नहीं है जैसा कि बीजेपी करती है उत्तर प्रदेश में या हिंदी बेल्ट में। पंजाब का हिंदू भी गुरुद्वारे में ही जाता है। वो जिस पंजाबियत की बात प्रियंका गांधी कर रही थी, वो माहौल है वहां पे। सांस्कृतिक रूप से पूरा पंजाब एक है। तो वहां पे इस तरीके का डिवाइड करना, हिंदू सिख का डिवाइड करना, ये पंजाब में एक आगे आने वाले समाज में एक वैमनस्य पैदा करने के बीज बोने के जैसा है। आप वहां क्या करने जा रहे हैं? और मुझे राजीव जी, आप चुनाव के नतीजे देख लीजिएगा। मैं आज अपने पंजाब के तजुर्बे से कह रहा हूं, जितना पंजाब को जानता हूं, पंजाब की जनता इस बात को नकार देगी। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं कि पंजाब की जनता इस बात को नकार देगी
की जनता इस बात को नकार देगी, ये कह रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। और हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, खासकर अभी पंजाबियत की बात हो रही थी, इसलिए हम यहाँ चर्चा पंजाबियत, पंजाब, और उसमें 2 बाइट, हमने 2 नहीं इनफैक्ट 3 बाइट सुनाई। और उसमें एक तो राहुल गांधी की खासकर, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से कुमार विश्वास काफी चर्चा में हैं, और कुमार विश्वास ने जो भी आरोप लगाए हैं केजरीवाल पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कोर ग्रुप के मेंबर रहे हैं। चाहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का ग्रुप हो, चाहे उसके बाद आम आदमी पार्टी वाला ग्रुप हो, दोनों के वो मेंबर रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं, इसलिए भी। और साथ साथ उनके साथ योगेंद्र यादव। लेकिन इससे इतर जब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग अलग करने की बात राजनीति में आती है, तो एक जो कहें एपिसेंटर के रूप में उत्तर प्रदेश सामने आता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो अब उस साइड जाती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए क्योंकि पहला फेज और दूसरा फेज, पहले और दूसरे फेज में जो कुछ बीजेपी करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, क्योंकि यहां किसान नाम की एक नई जाति, किसान आंदोलन से वो किसानों का काम पैदा करना है, पैदावार को बढ़ाना है, तो इन्होंने एक नई जाति पैदा कर ली, जहां हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और सिख भी हैं। और उसको बहुत नजदीक से मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं जाति आधारित उत्तर प्रदेश की राजनीति होती रही है, इसलिए जाति वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं माफी के साथ। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई, पिछड़ों के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने को मिलेंगी, और खासकर जब हम अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद आगे पहुंचेंगे। लेकिन अभी का जो चुनाव है, तीसरे फेज का चुनाव, ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी चुनाव में, इसी तीसरे फेज में अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत वहीं से हमने की थी। एक बार फिर से ओम प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा, और फिर अपने तमाम दूसरे साथियों के बीच में। ओम प्रकाश जी, आपसे 2 बार आपके पास आया, लेकिन आपकी बातें पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए तीसरी बार फिर से वहीं आना चाहता हूं और ये समझने की कोशिश कि जो हम प्रशांत टंडन जी जो बात रख रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात पंजाब को लेकर कर रहे थे, लेकिन वही सारी चीजें बहुत नजदीक से आप लोग देखते रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में ये सब कुछ भी हम देखेंगे, जो आपसी द्वेष को बढ़ावा देते हुए राजनीतिक दल जो हैं वो वोट बटोरने की कोशिश करेंगे, जिसमें भाजपा बहुत नजदीक से दिखाई देती है, बहुत आगे दिखाई देती है। आप क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सिर पे है, सामने है। आवाज मेरी जा रही है? बिल्कुल। देखिए, अखिलेश ने, समाजवादी पार्टी ने नेताजी मुलायम सिंह को उतार करके देखने वालों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। ये संदेश आज पिछले जी बोले हैं तैर रहा है समाज में। दूसरा मैं आपको बताऊं कि तृतीय चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति में है। जो लीड लेकर के प्रथम और द्वितीय चरण में समाजवादी पार्टी आई है, इस तृतीय चरण में 59 विधानसभाएं हैं जिस पर पिछली बार चुनाव हुआ था, और भाजपा इसमें 49 सीटें पाई थी। समाजवादी पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर जीती थी, एक पर कांग्रेस और एक पर बसपा। समाजवादी पार्टी हार का सबसे बड़ा कारण यह था कि यादव मतदाताओं को जाना। 59 में 30 सीटें ऐसी हैं जो, अगर इन 30 सीटों में 25 सीटें भी जो बुंदेलखंड, आवाज फिर चली गई। फिर ओम प्रकाश जी की आज पता नहीं, आज शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। लेकिन नेटवर्क में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है ओम प्रकाश जी के नेटवर्क में। अमलेंदु जी, थोड़ा आपसे, ओम प्रकाश जी, अगर अमलेंदु जी, इस पूरे जो उत्तर प्रदेश का जो तीसरा फेज, चौथा फेज है, ये महत्वपूर्ण है। जरा आपने बहुत नजदीक से देखा है, आप समाजवादी पार्टी को भी बहुत नजदीक से आपने देखा है, इसलिए भी समझना चाहूंगा उनकी राजनीति को। पार्टी क्या, समाजवादी पार्टी जो पिछले इस 59 में से बीजेपी के पास में 49 सीटें थी तीसरे फेज की, पहले और दूसरे फेज में समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने सीटों की सेंचुरी बना ली है। क्या यहां से अपवार्ड आप देख रहे हैं, ऊपर की ओर उठते हुए देख रहे हैं खासकर समाजवादी पार्टी को, या यहां से डाउनफॉल की ओर भी इशारा हो सकता है?
राजीव जी, डाउनफॉल की तरफ तो इशारा नहीं है। मुझे लगता है किसी भी चरण में डाउनफॉल नहीं होगा। चौथे और पांचवें चरण में थोड़ी लड़ाई जो है वो तगड़ी हो सकती है, मतलब बराबर की लड़ाई जिसको आप कह सकते हैं वो हो सकती है। लेकिन जो तीसरा चौथा चरण है ये किसी भी मतलब हाल में डाउनफॉल सपा का नहीं होगा। दूसरी बात जो है कि जो बुंदेलखंड का इलाका पड़ रहा है, वहां जो लड़ाई हो रही है, वहां बसपा भी सपा से कई सीटों पर लड़ रही है और भाजपा जो है नंबर 3 की स्थिति में है वहां। तो जो ओम प्रकाश जी इस बात को कह रहे थे कि वहां हो सकता है कि भाजपा जो है बसपा को अपना वो ट्रांसफर करा दे, इस रणनीति में भी काम हो सकता है। लेकिन अगर ये रणनीति मुझे लगता है कि अब काम देने वाली है नहीं, क्योंकि जितनी बढ़त इन दो चरणों से मिल चुकी है और जो तीसरा चरण जो आ रहा है जिसमें अच्छी खासी बढ़त मिलेगी सपा को, इसके बाद फिर लड़ाई जो है वो सरकार बनाने से आगे की स्थिति की होगी। मुझे जो लगता है मतलब बिल्कुल एकदम नेक टू नेक जो मतलब कहा है कि बिल्कुल पाला छूने की स्थिति में जो मुझे लगता है वो समाजवादी पार्टी पहुंच चुकी होगी चौथे चरण तक जाकर के। तो ये जो बुंदेलखंड का थोड़ा सा इलाका होगा भी, और जहां भी भारतीय जनता पार्टी जैसे अपना बसपा को वोट ट्रांसफर करना चाहिए, जैसे पंजाब में वो अपना वोट जो है आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर कराएगी, ये साफ स्थिति स्पष्ट दिख रही है। और वहां जिस तरीके से प्रधानमंत्री बातें कर रहे हैं तो भी ये साफ है कि वो वहां आम आदमी पार्टी को ही जो है वो सपोर्ट देने की एक तरीके से बात कर रहे हैं। और केजरीवाल जी कल को हो भी सकता है कि संघ परिवार के जो चेहरा हो जाए राष्ट्रीय स्तर पे भी, मोदी जी के बदले जो है और अमित शाह जी और अपने जो योगी आदित्यनाथ जी वो देखते हुए रह जाए। पहले पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की हम जो चर्चा कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। तो यहाँ जो है मुझे लगता है कि अब स्थिति जो है वो बड़ी दिलचस्प एक तरीके से हो जाए। एक तो ये कि अब यहाँ जो ये तीसरा चरण इसमें हिंदू मुसलमान इतना ज्यादा नहीं काम कर पा रहा है, मतलब जहां करना था पहले दूसरे चरण में वहीं वो फेल हो गया, और यहाँ इसकी कोई उस तरीके की भूमि नहीं है। यहाँ जो था वो ओबीसी के बीच के जो अंतर ग्रुप थे वो थे, तो उसी में जो है भारतीय जनता पार्टी बीच में खेलने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस जो है वो उस तरीके से बचा नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है फिर आएंगी ओबीसी को लेकर के। ओबीसी के बड़े नेता, कई बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े आरोप लगा करके उन्होंने पार्टी छोड़ी है, उन सबकी वो ये क्षेत्र जो है कर्मस्थली भी एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं। तो ये सब जो स्थितियां बन रही, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाने वाली है। और कल जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ अमित शाह जी का कि सब कबाड़ा हो गया, तो ये एक तरीके से स्वीकारोक्ति है कि भारतीय जनता पार्टी का कबाड़ा जो है यहाँ हो चुका है, और वो उनके बड़े नेताओं के चेहरे से साफ झलकता भी है कि कबाड़ा जो है जो हो चुका है। तो ये उनके सर्वे क्या कहते हैं उसकी आप बात छोड़ भी दीजिए, जिस तरीके से देखें तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है बहुत मतलब स्पष्ट एकदम जिसे कहा जाए वो खुल करके सामने आ चुकी है। और इसमें अगर कोई बदलाव हो जाए, कि बड़ा कोई परिवर्तन हो जाए, वो स्थिति बचती नहीं। मतलब आप कितना भी कुछ कर लेंगे, जो कुछ की बात होती है ना, कुछ करे, कुछ कर सकती भारतीय जनता पार्टी, वो कुछ भी अगर कर लेती है तो भी कुछ होने वाला नहीं है। लड़ाई एकदम स्पष्ट है। राज त्रिपाठी जी से पूछना समझना चाहूंगा, आप तो बिल्कुल मैनपुरी में हैं, वो पूरा एरिया जो है अगर कहें तो उसका रिफ्लेक्शन, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और इसका रिफ्लेक्शन कहां तक जाता है। अगर दूसरे साइड अपोजिट साइड देखें तो इस साइड तो चुनाव हो चुका है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब जो भी होगा आगे साइड में होगा। राज त्रिपाठी जी, तो ये उसमें भी जो जाति आधारित वोट हैं, जिसमें यादव भी हैं, जिसमें बसपा का भी कई वोट बैंक है, जिसमें बीजेपी के भी हैं, और इन सब के बीच अगर 2017 की तुलना करें तो 2017 और 2022 तुलना तो जरूर हम बार बार करते हैं, दोनों में क्या फर्क, 2017 के बनिस्पत 2022 के चुनाव को अगर हम ये बात करें कि तीसरे चरण का चुनाव और चौथे चरण का उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो दोनों में क्या फर्क आप देख रहे हैं आज की तारीख में? 2017 का रिजल्ट हमारे सामने है और 2022 का चुनाव प्रचार हमारे सामने है, पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो सामने है, और 2 दिन बाद अब वहां मतदान है, तो खासकर तीसरे चरण का। लेकिन उसके बाद 23 तारीख को चौथे चरण का मतदान भी है 3 दिन बाद। तो कितनी जो तैयारियों के आधार पर दोनों में क्या फर्क आप देख रहे हैं? और खासकर जाति आधारित जो वोटों को इधर से उधर शिफ्ट करने वाला जो चक्कर होता है, उसमें भी कहीं कोई सेंधमारी नजर आ रही है, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उस आधार पर, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 2017 और 2022 में बहुत बड़ा अंतर है कि इस बार कोई पोलराइजेशन नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पिछली बार हुआ था, इस बार कहीं नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आया। तो इसकी वजह से जो भाजपा का वोटर, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो उत्साहित था
और चाहता था कि मैं 6 बजे से लाइन में लग जाऊं और वोट करूं। वो बहुत बड़ा नुकसान इस बार भाजपा को होने वाला है। दूसरे, जहां तक एक बात आई कि मैनपुरी से लेके और ये कहां तक समाजवादियों का जिस तरीके से ये असर जाता है वो कहां तक जाएगा, तो इसमें बहुत सीधा सा है कि मैनपुरी से जो चीजें शुरू होती है, अखिलेश जी यहां से लड़े, मुलायम सिंह जी यहां से लड़े और वो वहां जाकर पूर्वांचल में आजमगढ़ से भी लड़े, तो ये पूरा कनेक्शन इन्होंने अपना बना रखा है और उसमें सारा संदेश बहुत स्पष्ट होता है। और जब यहां से जो चीजें चलती है वो पूर्वांचल तक पहुंचती हैं, पहले भी आप देख चुके हैं इस चीजों को। रह गई बात, इसके अलावा मैं एक और विषय उठाना चाहता हूं कि इस बार एक अंडर करंट भी दिखा है कि जो ओपीएस को लेके है, अखिलेश जी ने जो अभी बिजली के बारे में बात कही है कि 300 यूनिट फ्री, वो भी कहीं ना कहीं अंदर चल रहा है। ओपीएस को लेकर तो मेरी बहुत सारे मित्रों से बात हुई, बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुई जो 2005 के बाद आए हैं, तो उनमें अंदर अंदर ये है कि नहीं भाजपा तो करेगी नहीं, इसलिए मैं इनका साथ दे रहा हूं। ये चीज जो अंदर आ रही है ये कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त मार करने वाली है, जहां तक मुझे लगता है। अगर मैं सही हूं तो ये मार करेगी। इसके साथ साथ जो वोटर उत्साहित हुआ है सपा का, वो भी बहुत बड़ा फर्क डालेगा। भाजपा का जो वोटर इस वक्त हतोत्साहित है, वो 5 वोटर को जो लेके जाना चाहिए, उसे और लोगों को लेके जाना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ये सारी चीजें मिला के सपा के पक्ष में एक माहौल बनाती दिख रही, जहां तक मुझे लग रहा है इससे एक बड़ा फर्क आने वाला है। और 2017 और 22 का बहुत सीधा सा है कि इस बार वो जो पोलराइजेशन नहीं है उसकी वजह से जो फर्क आएगा वो आपके सामने दिख रहा है। जैसे पिछले चरणों में आया है, तीसरे में भी वही अभी कंटिन्यू हो रहा है। आगे चौथे और 5वें चरण की तरफ आगे तो देखना पड़ेगा क्या होता है, क्योंकि भाजपा पलटवार करने में माहिर है और हो सकता है ये कुछ ऐसा निकालेंगे जिससे कहीं कुछ हो। जी बिल्कुल, बार बार एक बात बिल्कुल आती है दीपक जी कि भाजपा कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। जितने भी विश्लेषक हैं, चाहे मैं भी बोलूं तब भी, या राज त्रिपाठी जी जैसे कह रहे हैं, या प्रशांत जी बोलेंगे, जो भी, कि भाजपा कुछ भी कर सकती है, ये पिछले 7-8 साल में हमने देखा है। इसलिए ये विश्लेषक ये बात तो करते हैं, रखते हैं। लेकिन एक पोलराइजेशन की जो बात आ रही है, और इस बार उत्तर प्रदेश में उस पोलराइजेशन की कमी दिखाई दे रही है, या कहें तो भाजपा इसमें सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या ये अगर देखें तो पिछले कई चुनावों में, और हालांकि यहां हम छत्तीसगढ़ या राजस्थान या मध्य प्रदेश के चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसी जगहों, ऐसे राज्यों के चुनाव में अगर देखें तो पोलराइजेशन में भाजपा कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दी पिछले चुनावों में। इस बार क्या कारण है कि भाजपा यहां कहीं ना कहीं खाली हाथ दिखाई दे रही है? मुझे ऐसा लगता है कि यह चुनाव इस मामले में थोड़ा सा अलग है कि देखिए, 5 जो राज्यों के चुनाव हैं, सामान्य रूप से पहले क्या होता था कि हर राज्य की अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, उसका चरित्र होता था, उसके अपने इश्यूज होते थे, उसके अपने मामले होते थे। लेकिन इस चुनाव में आप देखें कि कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी उसकी जानी पहचानी सी रही है हमेशा से कि भाई 5-6 फैक्टर्स है जिसके आधार पर वो अक्सर चुनाव लड़ती रही है। पहला तो विभाजन या सामाजिक ध्रुवीकरण, उसके बाद संघीय अस्मिता पर चोट करना है, या संघीय ढांचे पर चोट करना, वहां की अस्मिता को एक करना, विरोधी दलों का अपमान करना। इन कॉमन फैक्टर्स के बल पे अभी भी आप देखिए कि जिस समय ये 5 राज्यों के चुनाव हुए, सबके अपने अपने इश्यूज थे, लेकिन आज जब कुछ जगह पे चुनाव हो चुके, कुछ जगह पे हो रहे हैं, अब कुछ जगह पे जल्दी ही निपट जाएंगे। लेकिन अब एक तरह से तमाम मुद्दे जो है एक जगह आकर इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें अब जो है जो ध्रुवीकरण है वो सामाजिक ध्रुवीकरण के बदले जो जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने उस पिच पर जाने से इनकार कर दिया और उनके अपने जो कॉमन इश्यूज वही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके बाद किसानों की समस्याएं हैं, ये सब भी अलग अलग जगहों से उठाते रहे हैं। दूसरा ये हो रहा है कि जो अस्मिता पर जो चोट करने वाली जो तरीका था भारतीय जनता पार्टी का, वो भी विफल होता जा रहा है। मैं यहाँ पर भी थोड़ा पंजाब के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ कि पंजाब से मेरा भी थोड़ा सा एक पर्सनल हो रहा है। कुछ समय मैं तो उस समय पंजाब में रहा जिस समय जो आतंकवाद है वो बिल्कुल पीक पर था, मतलब रात को हम लोग 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। उस दौरान मैंने लगभग 10-11 साल जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, खैर ये पर्सनल बात है, लेकिन मैंने देखा उस दौरान भी हिंदुओं के बीच और सिखों के बीच कभी भी मनमुटाव नहीं हुए। कोई बड़ी घटना हो जाती थी तो ऐसा नहीं था, मतलब मुझे
कुछ तो घटनाएं आज भी याद है, जैसे लालड़ू की घटनाएं है, जब से सबसे पहली बार आतंकवादियों ने बसों से उतार के कई हिंदुओं को मारा था, लेकिन वहां पर सबसे पहले पहुंचने वाले में सिख लोग ही थे और उन्होंने उनको बचाया था। और आतंकवाद के पीक के समय भी वह संबंध जो है वो कभी भी टूट नहीं पाया था। खालिस्तान आंदोलन के या खालिस्तानी जो मूवमेंट था उसके पीक पर, उसके चरम पर भी यह संबंध टूट नहीं पाया था। उस संबंध को तोड़ने की आज जो कोशिश मोदी कर रहे हैं, मैं बड़े दावे के साथ उस पंजाब को मैं भी बड़े निकट से जानता हूं, वहां मेरा कम से कम 10-11 साल निकला है, वो संबंध तोड़ना बिल्कुल ही असंभव है मोदी जैसे व्यक्तियों के लिए, जो स्वयं ही विभाजन के सौदागर रहे हैं। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके ने प्रियंका ने आज जो है पूरे के पूरे डिफाइन कर दिया कि पंजाबियत क्या है, और मैं एक कदम आगे बढ़ के कहना चाहूंगा, चाहे मेरे ऊपर कोई भी ब्रांडिंग लगे कि मैं किसी एक पक्ष के बारे में बात कर रहा हूं, ये चुनाव जब भी हो जाएंगे, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन इस पूरे चुनाव का अगर अमृत तत्व कोई निकल कर आया है तो मुझे लगता है वो प्रियंका गांधी है, जो अगले काफी लंबे समय तक भारतीय राजनीति के लिए एक एसेट साबित होगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं। राजीव जी, बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं प्रियंका गांधी की, आइए एक बार सुन लेते हैं क्यों कह रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले ये बात जरूर कह रहा था कि प्रियंका गांधी जो हैं एक अलग अंदाज में नजर आ रही हैं, और आप उसको और आगे बढ़ाते हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं, और मान सकते हैं हम कि एक परिपक्व नेता के रूप में प्रियंका अब दिखाई दे रही हैं। एक बार सुनते हैं, प्रियंका गांधी पठानकोट में थी और खासकर पंजाबी और पंजाबियत की बात कर रही हैं। एक सुनते हैं इसको, प्रियंका को। जब मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी दोनों पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मुझे हंसी आई। मैंने सोचा ये पंजाबियत को कैसे समझेंगे। पंजाबियत को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। पंजाबियत एक जज्बा है। मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई। मैं बताऊं पंजाबियत क्या है। पंजाबियत वो है कि मेरी जो बड़ी सासू माँ है, मेरे ससुर जी को जब वो 6 साल के थे, यहाँ कंधे पे यूं दुपट्टे में बांधकर छतों से टाप कर सियालकोट से उसको बचा के लाई। ये है पंजाबियत। पंजाबियत मेरे ससुर जी जो सब कुछ छोड़ के, बंटवारे के समय सब कुछ छोड़ा उन्होंने, यूपी के एक मुरादाबाद शहर में अपनी मेहनत से शुरू से अपना बिजनेस बनाया, खून पसीने से बिजनेस बनाया, अपने परिवार की परवरिश की। यह है पंजाबियत। पंजाबियत सेवा है, पंजाबियत सच्चाई है, सद्भाव है, मेहनत है और खुददारी है। पंजाबियत ये है जो किसी के सामने नहीं झुकती, सिर्फ मालिक के सामने झुकता है पंजाबी। आज जो राजनीतिक दल, जिनके नेता आपके सामने आकर पंजाबियत की बात करते हैं, उनमें से एक तो बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों के सामने झुक चुका है, और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी वह सिर्फ सियासत सत्ता के लिए किसी के सामने झुक जाएगा। ये सच्चाई है, और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ये सच्चाई आपको समझाना चाहती हूँ। आप में बहुत विवेक है, बहुत समझदार हूँ, मैं जानती हूँ। सच्चाई बताना चाहती हैं, आप में बहुत विवेक है, आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ। ओम प्रकाश जी हमारे साथ फिर जुड़े हैं, लेकिन प्रशांत टंडन जी, इस भाषण को भी आप सुन रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी बता भी रहे थे, और खासकर एक महत्वपूर्ण कड़ी कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए और देश की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो प्रियंका गांधी यहां नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे प्रशांत टंडन जी? नहीं, निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी का जो राजनीतिक सफर अभी तक रहा है वो अमेठी रायबरेली तक ही सीमित था। उसके बाद पिछले लोकसभा के चुनाव में वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको थी, और अब उनका रोल काफ़ी बड़ा है उत्तर प्रदेश, और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी वो गोवा में भी उन्होंने रैलीज की हैं और पंजाब में भी कर रही हैं। तो निश्चित तौर पे, और जिस तरीके से उनका कम्युनिकेशन पे, भाषा पे कमांड है,
और एक जो बहुत बड़ी बात जिसके लिए प्रियंका गांधी जो है वो काफी लंबे समय तक उनकी छाप रहेगी पॉलिटिक्स में, भले ही वो वोट बहुत अभी ना आए या सीटें इतनी ना आए जितनी की लोग सोच रहे हैं या जितना कांग्रेस को उम्मीद है, वो है महिलाओं का जो उन्होंने 40% की घोषणा की है। ये देश की राजनीति को लंबे समय तक ये बदलेगा। ये उतना ही बड़ा फैसला है जिस तरीके से मंडल की राजनीति ने और मंदिर की राजनीति ने बहुत लंबे समय तक देश को प्रभावित किया। दूसरी बात जो देखिए, जो पंजाब के चुनाव या उत्तर प्रदेश के चुनाव जब हो रहे हैं, वही बात मैं कहूंगा कि जो आप संबंधों को, नागरिकता के संबंधों को, नागरिकों के संबंधों को रिडिफाइन क्यों करने में लगे हुए सारे लोग, नफरत के बीच क्यों बो रहे हैं। आज आप चुनाव हारेंगे या जीतेंगे वहां से चले जाएंगे। और यकीन मानिए राजीव जी, पंजाब के लोग इतने बड़े दिल के होते हैं कि उनको जरूरत नहीं है कि आप वो पगड़ी जो है वो पहन के जाएं, ढीली ढाली और फैंसी ड्रेस, उनको उसकी जरूरत नहीं है। वो आपको बाहरी होते हुए भी आपको उतना ही प्यार, सम्मान, दूध मक्खन खिलाएंगे, आपको प्यार से बात करेंगे। मुझको तो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में जो पंजाबी बोली जाती है वो समझ लेता हूँ। पंजाब के गांवों में जो पंजाबी बोली जाती है बहुत फर्क है, मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन मुझे जब भी मैं गया हूँ और बहुत बुरे हालत में भी गया हूँ, तो पंजाब अपने प्यार देने में वहां के लोगों ने कोई कमी नहीं कभी की। बहुत बड़े दिल के लोग हैं। ये जो फैंसी ड्रेस चल गया है कि आप पगड़ियां पहन के जाएंगे, सिख की तरह लगेंगे, तब वो आपको वो करेगा, ये इसकी जरूरत नहीं है। पंजाब में जो अक्सर दिख रहा है कि वो बिल्कुल फैंसी ड्रेस प्रोग्राम बना हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है। दूसरी एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए अभी बात हो रही थी 2017 वगैरह, जो यूपी पे लौटता हूँ 2 मिनट के लिए। देखिए जो 312 सीट का जो मैंडेट 2017 में बीजेपी को मिला, उसको हम बेंचमार्क नहीं मान सकते। मैं ये भी नहीं मान रहा हूं कि बीजेपी 2012 की हालत में वापस आ जाएगी 45-47 सीट पे, नहीं, वो भी नहीं होगा। लेकिन उसके बीच का कहीं हमको मानना पड़ेगा कि वो हम वहां से बीजेपी को एसेस करें। अगर हम कांग्रेस की कोई विश्लेषण करेंगे और 1985 में 414 सीट को हम मान लेंगे बेंचमार्क कांग्रेस का, तो गलती करेंगे। वो एक भावनात्मक वोट था। तो इस तरीके से 312 वोट सीट भी जो है पिछले चुनाव में, ये भी एक संयोग था। और दूसरी बात, एक जो शायद 10 तारीख को हम लोग इसका विश्लेषण और विस्तार से कर पाएंगे, जब हमारे पास नतीजे होंगे 10 तारीख की दोपहर या शाम तक, कि कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही उत्तर प्रदेश में 30 साल के बाद। जिस तरीके से प्रियंका गांधी या दूसरे नेताओं की रैलियां वहां हो रही हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि भीड़ भाड़ काफी है। भीड़ से एक और अंदाज मिलता है कि कार्यकर्ता है तभी भीड़ आ पा रही है ना। तो कार्यकर्ता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन बना है, वोट शेयर निश्चित तौर पे बढ़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी और बीजेपी में जो हार जीत होती है वो स्विंग वोट के आधार पर होती है। यानी इन तीनों के पास अपना अपना एक वोट शेयर है, बेस वोट, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, एक बेस वोट है। और उस बेस वोट के बाद जो स्विंग वोट होता है उसमें हार जीत होती है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई बेस वोट नहीं है। तो कांग्रेस का वोट और बीजेपी का वोट, वोट शेयर, वोट बैंक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। कांग्रेस बढ़ेगी तो बीजेपी घटेगी, बीजेपी बढ़ेगी तो कांग्रेस घटेगी। अगर कांग्रेस को बहुत अच्छा वोट शेयर मिलता है तो ये बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल की बात होगी। और मेरे ख्याल से इस बात को नरेंद्र मोदी और अमित शाह समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने दूसरे फेज के बाद कांग्रेस पे हमले तेज कर दिए हैं। राजीव जी।
बहुत महत्वपूर्ण बात आप रख रहे हैं यहाँ पर। ओम प्रकाश जी एक बार जुड़ गए हैं हमारे साथ फिर से, और जो बात कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी थोड़ा सा, और वो भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात भी करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और वोट शेयर बढ़ने की बात बता रहे हैं, क्योंकि 30 साल बाद पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस जो है 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और जिस प्रकार भीड़ आ रही है कांग्रेस की रैलियों में, वो भी अभी हमने देखा, चाहे वो मुरादाबाद की रैली हो, चाहे कानपुर की रैली हो, या और भी कई जगहों की रैलियां, चाहे इधर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की रैलियों को भी हमने देखा, जहां जहां प्रियंका गांधी गई भीड़ उनके साथ उनके पीछे पीछे गई, ये साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जो बात यहां रख रहे हैं प्रशांत टंडन जी, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के वोट शेयर अगर बढ़ते हैं तो किसके वोट शेयर कटेंगे, और उसमें शायद नुकसान जो है वो बीजेपी को हो। आप इसको किस रूप में देखते हैं, क्योंकि इस बात को लेकर के काफी चर्चा है, काफी लोग, कई विश्लेषक इस बात पर चर्चा करते हैं कि कांग्रेस जितनी मजबूती से यहां लड़ेगी उसमें बीजेपी को घाटा होगा। बीजेपी के कई ऐसे वोटर्स हैं जैसे कि अपर क्लास ब्राह्मण्स जो पहले कांग्रेस के साथ थे, बीजेपी के साथ हो गए, आज ब्राह्मण्स जो हैं वो भी कई एक तबका है जो नाराज है बीजेपी से, वो भी हो सकता है इधर उधर ना जाकर के कांग्रेस की तरफ आए। तो एक तो ये, और जाति आधारित जिस राजनीति के बारे में आपसे समझना चाह रहा हूं, बार बार 2-3 बार आया लेकिन कट जा रहा है आपका कनेक्शन, उस पर भी अपनी बात रखिए। देखिए, आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने और प्रियंका जी की जो रैलियों में भीड़ आ रही है वो वोट में तब्दील नहीं होने जा रही, क्योंकि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस विधानसभा का चुनाव वो भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन में होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के दिमाग में 2024 है, वो 2024 के लिए अपनी फील्डिंग सजा रही है। 40% महिलाओं की सीट देने की घोषणा पत्र है, वो मेरा अपना आकलन है कि वो 2024 के लिए। इतना जरूर किया है प्रियंका गांधी ने कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ एक बहुत बढ़िया पिच तैयार करके दे दिया है अखिलेश यादव और जयंत को कि आप इस पे बैटिंग करिए। ये कांग्रेस ने काम किया है, और निश्चित तौर से जयंत और अखिलेश उस पे बैटिंग कर रहे हैं। मुलायम आज उतार करके बात रही थी, मैं कह रहा था मुलायम सिंह को उतार करके जो है अखिलेश ने देश के लूटने वालों की ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। कल अयोध्या जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आ रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा अभी आपने कहा भी था कि प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, पहले होता था कि 1-2 रैलियां कर लेते थे राजधानी में या कहीं एक सेंटर बना करके। कल नड्डा अयोध्या में हर विधानसभा में 10-10 मिनट की सभाएं करेंगे। नरेंद्र मोदी एक-एक जिले में जाकर के सभा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से यह अपने आप में साबित करता है कि समाजवादी पार्टी का डर सत्ता में आने का उनके दिमाग में बैठ गया है। मैं तीसरे चरण की बार बार इसलिए बात कर रहा हूं कि इसमें 59 सीटों में 30 सीटें यादव बाहुल सीटें हैं, जहां पर पिछली बार समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 सीटें पाई थी। उसका बड़ा कारण यह था कि परिवार में विघटन और शिवपाल यादव का इन यादव बाहुल सीटों पर जबरदस्त पकड़ थी, जिन्होंने विघटन होने के बाद समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस बार वो नुकसान नहीं होने जा रहा, और मेरा आकलन है कि इन 30 सीटों में से लगभग 25 सीटें समाजवादी पार्टी पाएगी। और अगर इस तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी यह कारनामा कर देती है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, तो आने वाले चरण में बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी करेगी। वह निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी के यहां सरेंडर कर जाएगी। यह चर्चा चल पड़ी है, और यहां पर दिखाई भी पड़ रहा है कि इस तरीके से उनके लोग कर रहे हैं। अयोध्या को चौथे और पांचवें चरण के लिए बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। उसके एक पूर्व मंत्री महेश शर्मा और तमाम लोग जो है अयोध्या में आकर के रुक गए हैं। गुजरात की कम से कम 200 गाड़ियां वहां की नंबर प्लेट लगी हुई अयोध्या में है, और वो आसपास के जिलों में जाकर के जो है अपने अपने तरीके से मोबिलाइजेशन करके जो है प्रचार कर रही है, माहौल बना रही हैं कि समाजवादी पार्टी को रोकना, कह रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है, हमारी मदद करिए। उनका एक मेन ये है कि समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, दंगाइयों की सरकार आएगी, फलाने आएगी,
उसको रोकिए। तो यह तीसरा चरण जो है, जैसा सब लोग बात कर रहे थे, तीसरा चरण दोनों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए करो मरो है। समाजवादी पार्टी इसमें लीड लेती है, भाजपा की विदाई निश्चित तौर तय है, जैसा अखिलेश कह रहे हैं, मानना चरण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी अमलेंदु जी, एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे हैं हमारे साथी ओम प्रकाश सिंह जी कि 59 में से 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल हैं और यहीं पर हार जीत, पिछली दफा यहां पर जबरदस्त हार मिली थी खासकर समाजवादी पार्टी को, क्योंकि चाचा और भतीजा दोनों अलग अलग राह पे थे। इस बार चाचा भतीजा दोनों साथ हैं और चाचा ने टोटली भतीजे का साथ दे दिया है। कहें सरेंडर वर्ड अच्छा नहीं होगा क्योंकि राजनीति है और पारिवारिक मामला है इन लोगों का, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि चाचा ने पहली बार 2012 के बाद 2022 में, इस बात से शायद आप सब सहमत होंगे, 2012 में जब अखिलेश यादव चुनावी रण में थे और उसके बाद 5 साल उन्होंने सरकार चलाई, तब भी भतीजे को चाचा यानी शिवपाल ने मुखिया नहीं माना था। उसकी परिणति ये हुई कि 2017 में नई पार्टी आ गई और वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सत्ता से बेदखल करने में बहुत सहायक की भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका में रही थी। इस बार चाचा टोटली अखिलेश यादव को अपना मुखिया मान चुके हैं, नेताजी कह चुके हैं। ऐसे में 30 सीटों में से 25 सीटें आने की बात जो कह रहे हैं हमारे साथी ओम प्रकाश सिंह जी, इसमें कितना दम आपको दिखाई देता है? इसलिए मैं इसकी ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं तो एंडोर्स कीजिए, लेकिन दम की बात इसलिए भी क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की राजनीति की बात करें और वहां यादवों की बात ना हो, जो यादव बिखरे हुए थे 2017 में, जो यादव बिखरे हुए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो अब 2022 में कहां आपको दिखाई देते हैं? और चाचा के आने के साथ कितनी मजबूती के साथ अब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं या समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? तीसरे और चौथे फेज की बात कर रहा हूं खासकर। देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे शिवपाल सिंह के साथ समझौता होने के बाद और परिवार की दरार पटने के बाद अब समाजवादी पार्टी इस चरण में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को इस क्षेत्र में जो हुआ था वो शिवपाल सिंह के से झगड़े के कारण ही हुआ था। समाजवादी पार्टी क्योंकि शिवपाल सिंह का कार्यकर्ताओं पर बड़ी अच्छी पकड़ थी और जनता के बीच में भी उनकी जो थी वो गहरी पैठ थी और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को वो सीधे जो थे वो नाम लेकर के पुकारते थे। ये उनकी अपनी खासियत थी और मुझे लगता है कि इसीलिए मुलायम सिंह यादव जो थे वो उनके ऊपर एक समय में सबसे ज्यादा भरोसा भी करते थे। पूरी उनकी रणनीति और राजनीति जो थे वो शिवपाल सिंह यादव ही संभाला करते थे, खासतौर से 1995 के बाद से लगातार। और उसकी मजबूती रही भी 2003 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को तोड़ ताड़ के सरकार बनी, उसमें भी शिवपाल सिंह यादव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, वरना 2003 में भी सरकार नहीं बनती किसी भी तरीके से मुलायम सिंह यादव की, जिस तरीके से बसपा को तोड़ के बनाया गया था। क्योंकि मैं बहुत सी चीजों का साक्षी रहा हूं, देखा मैंने बहुत नजदीक से उन सारी चीजों को, इसलिए मैं यार दावे के साथ कह सकता हूं। अब जो शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव के बीच जो संबंध ठीक हुए हैं और जो कड़वाहट दूर हुई है, और सबसे बड़ी बात जो शिवपाल ने यह कहा कि अब हमारे नेताजी अखिलेश यादव हैं। हालांकि उससे पहले भी जो है वो जब उनसे पत्रकार सवाल पूछा करते थे कि भाई अखिलेश जो है राजनीति आ रहे हैं तो अब आपके से क्या संबंध होगा, तो उसमें भी वो एक बात तो कहा करते थे कि भाई जब नेताजी हैं तो हम नेताजी के हनुमान आ जाएंगे, तो हम उनके हनुमान हो जाएंगे। तो ये पहले उनको होते थे। लेकिन जो आसपास जो भी जिस तरह के लोग रहते हैं तो वो सब एक दूसरे के खिलाफ, और ऐसे में जब एक जगह कब्जा करने की बात हो, सत्ता में की बात हो, अपना अस्तित्व की बात हो, तो फिर बहुत सी चीजें मन में खटास और बहुत सी चीजें आ ही जाया करती है। वो स्वाभाविक है और ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से कुछ चीज पैदा हो गई थी दोनों के बीच में। लेकिन अब वो चीज एकदम से समाप्त हो चुकी है और मुझे लगता है कि इसका जबरदस्त तरीके से फायदा वहां समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पे होगा। और खासतौर से जो मैं कह रहा हूं बूथों पे जो उत्साह होगा कार्यकर्ताओं का, वो जो असली चीज होगी वो देखने वाली। जैसे राष्ट्रवादी जी कहते थे ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में उत्साह नहीं है, तो उसके उत्साह वैसे मतलब पहले दूसरे समय भी हमने देखा उत्साह नहीं है। उसका एक बड़ा कारण तो ये है कि उसका जो पहले भी मैंने अपने इसी कार्यक्रम में कहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो कॉन्शियस है, जो अंतरात्मा, वो गवाही नहीं दे रही उसे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जाकर ये बूथ पर झगड़ा करे या लोगों से जाकर, मतलब जिसका जमीन जिंदा है उसकी बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जिस भी कार्यकर्ता का जिंदा है और जिसने कोरोना के दूसरी लहर की में देखा है कि जब चिंतित है,
जो सरकारी बैंकों की लूट से चिंतित है, उस तो इसलिए इस चुनाव में आगे से बढ़ता जाएगा। समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि कम होने वाली नहीं है राजीव जी। अब जो भारतीय जनता पार्टी है कुछ गड़बड़ अमलेंदु जी जरा इस एक कमेंट लेना चाहूंगा। जो मुद्दे हैं, खासकर आप बहुत सही मुद्दा अभी यहाँ स्वास्थ्य सुविधा और उसमें भी कोरोना की बात आप कह रहे हैं, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे किसान की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो। हालांकि अगर ऊपर ऊपर देखें और तमाम मीडिया चैनलों पर इस विषय में कोई बात ही नहीं हो रही है, लेकिन जब हम लोग भी धरातल पे जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो ये बातें होती हैं, इन मुद्दों की बात होती है। हालांकि मैं पर्सनली अभी उस एरिया में तीसरे फेज में नहीं गया हूं, लेकिन पहले और दूसरे फेज में गया था, उस आधार पे मैं कह रहा हूं। जरा राज त्रिपाठी जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये मुद्दे आज की तारीख में तीसरे फेज में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें किसान भी है, जिसमें कोरोना भी है, मतलब बीमारी महामारी, और जिसमें नौजवान भी हैं, बेरोजगारी की बात, और जिसमें महंगाई भी हो, ऐसे मुद्दे आ रहे हैं क्या? और एक और भी दो इंपॉर्टेंट बात और रखना चाहूंगा, और आप दोनों से, खासकर राज त्रिपाठी जी से और ओम प्रकाश जी से, आप दोनों से भी समझना चाहूंगा एक एक करके कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के बार बार भाजपा बात कर रही है। एक विधायक हैं जो इस बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं, वो काफी सोशल मीडिया पर आज 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि वायरल भी हैं। उनके बारे में वो खुद कहती हुई दिख रही हैं कि ये दिया, वो दिया, ऐसा दिया, वैसा किया, लेकिन ये लोग वोट नहीं दे रहे हैं, या ऐसी बातें। तो खैर, क्या है धरातल पे जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें कि 5 किलो अनाज की बात, चाहे इधर केंद्र सरकार से अनाज की बात, उसके अलावा ये सब जो चीजें हैं, इन सब का असर धरातल पर दिखाई दे रहा है? देखिए, दरअसल जब ये चुनाव शुरू हो रहा था, जब पहला चरण नहीं हुआ था, उससे पहले ये जो राशन की बात है, ये बहुत तेजी से सामने आ रही थी। लोग कह रहे थे कि राशन दिया है, परंतु जैसे जैसे चुनाव बढ़ा है, वैसे वैसे ये चीजें गौड़ होती जा रही हैं और दूसरे मुद्दे आते जा रहे हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने ओपीएस स्कीम की बात, जो ओल्ड पेंशन वाली, तो वो एक अंडरकरेंट की तरीके से चला है। बिजली का किया है, वो कहीं ना कहीं लोगों का अपील किया है। जहां तक जन कल्याणकारी चीजों की बात है, जब भाजपा की बात करते हैं, तो उज्ज्वला योजना चली, तो सिलेंडर रखे हैं, उन सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे। तो इस टाइप की जो खोखले टाइप स्कीमें हो गई, जहां पर महंगाई इतनी बढ़ गई, ये कहीं ना कहीं अंदर बहुत गहराई तक मार की है। और वो चीजें जो कोरोना में जिस तरीके से अभी अमलेंदु जी ने बताया कि कोरोना के दौरान जो इतनी सारी लाशें फैली और सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें मीडिया में आई, सामने आई, कुछ ने आई और कुछ नहीं भी आ पाई, तो उन सारी चीजों को लोगों के दिमाग में कहीं कहीं तो आया है। उसी का ये परिणाम है कि जिस तरीके से अभी हताशा भरा, ये जो आप अभी बता रहे थे कि वो विधायिका जी कह रही थी, वो इटावा की है, मेरे बगल की है, और वो पूरा जिस तरीके, वो बिल्कुल हताशा ही है। और तो इसका और कोई कारण नहीं दिखता। वहां का जो इक्वेशन है, मैं बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहा हूं, क्योंकि वहां भाजपा है और जो बसपा का कैंडिडेट आया है वो भी बहुत मजबूती से आया है, क्योंकि पहले सपा का हुआ करता था, इस बार भाजपा से आए हैं, वो बहुत मजबूती से आया। तो वहां पे भाजपा का धरातल भी खिसका है बहुत जबरदस्त, तो वो हताशा है। और ये हताशा वही नहीं, लगभग अभी कल ही अमित शाह जी का एक वो आया था कि ये रैली बेकार हो गई और ये शो को बंद करो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत गहरे तक हताशा दिखाती हैं। और जहां तक बात हम करें कि इन जन कल्याणकारी योजनाओं की, जिनके बहुत सारी चीजों के खोखलापन जो है वो उजागर हो चुका है और सारी चीजें एक्सपोज है, उन पर बहुत ज्यादा किसी को बहुत समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इस तरीके से चीजें चलती रही हैं और अंडर करंट जो चल रहा है, जिनकी घोषणाएं हुई हैं, वो सारी चीजें इस वक्त तैर रही बिना शक। राजीव जी, ओम प्रकाश जी क्या कहेंगे जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर के? और इस पर तो भाजपा अपने आप को आगे करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ और जो मुद्दे हैं, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का मसला है, और साथ साथ कोरोना काल में जो कुछ भी हमने देखा है वो भी है, ये क्या धरातल पर इसकी आवाज भी गूंज रही है क्या? इस बारे में भी लोग बात कर रहे हैं क्या? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल इस चर्चा के दौरान उठाया है। अभी तक जितना भी एनालिसिस टीवी पर हम लोग देखते हैं या हम चर्चा करते हैं, वह कहीं ना कहीं जातियों में और नेताओं के बयानों हम लोग चर्चा करते हैं और उसी में सिमट कर रह जाते हैं और उस पर आकलन करते हैं। आज ये सवाल उठा करके आपने बहुत अच्छा किया है। मैंने इस पर एक खबर भी बहुत बड़ी लिखी थी और कई अखबारों में आई भी है कि जैसे
पेंशन, पुरानी पेंशन की बात है। उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित हैं। और अगर मेरा अपना ये मानना है कि एक वोटर 10 मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है, एक कर्मचारी जो है, तो ये बड़ी संख्या 1.25 करोड़ के जाकर के बैठती है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 28 लाख के तकरीबन है। इसके अलावा शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं। अनुदेशकों का की सरकार में अनुदेशकों को 8200 रुपया प्रति माह दिया जा रहा था मानदेय। 19 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, योगी ने, उनके सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स पर यह घोषणा थी कि 17,000 हम देंगे। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ, उन अनुदेशकों को जो 8200 पा रहे थे उनका 7,000 कर दिया गया, और इतना ही नहीं, 1200 रुपए की रिकवरी कर ली गई अनुदेशकों से। तो ये एकदम जले भुने बैठे हुए हैं। उनकी प्रदेश में संख्या जो है लगभग 60 से 65,000 है। इसी तरह बीपीएड संघर्ष मोर्चा है, जिसकी सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 80,000 है। अखिलेश ने जाते जाते 32,000 पोस्ट निकाले थे, लेकिन उसको युवकों ने चुनावी जुमला समझा और मोदी और योगी के साथ ले। अखिलेश ने एफआईआर नहीं दर्ज कराई, लेकिन लखनऊ में प्रदर्शन योगी की सरकार ने 1,000 नामजद और 8,000 अज्ञात बीपीएड संघर्ष मोर्चा के लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी। इससे बुरी तरीके से जो है वो लोग, जो बीपीएड संघर्ष मोर्चा के लोग हैं, वो जले भुने बैठे हैं, और इसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं। ये गौर करने वाली बात है कि जैसा जब हम जातीय समीकरण में देखते हैं तो ये संगठन, इसके अलावा शिक्षा मित्र है, वित्तविहीन शिक्षक हैं, संविदा कर्मचारी हैं, इनकी एक संख्या जो है तकरीबन मैंने जोड़ा था तो लगभग 30 लाख है। और अगर ये 10 वोट भी प्रभावित कर रहे हैं तो 3 करोड़ वोटर सरकार के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इस पर किसी दिन विस्तृत चर्चा मैं चाहूंगा कि आप करें जो है। तो ये सिनारियो जो है चुनाव का जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है, और ऐसे तमाम संगठन जिनकी चर्चा नहीं हो रही है, व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, ठेला खोमचा वाले हैं जो उजाड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर। योगी की सरकार ने जबरदस्त अतिक्रमण चलाया था कुछ शहरों में, तो वो दर्द अभी लोगों के अंदर है और उभर कर चला आता है। कोरोना का दर्द जिन्होंने लाठियां खाई हैं वो भले नहीं बोल रहे हैं, सरकारी कर्मचारी मारे भय से नहीं बोल रहा है, लेकिन वो मतदान के जरिए जो है वो बदला लेने को आतुर है। तो कुल मिलाकर के ये अभी तक जो हवा चल रही है वो सरकार के खिलाफ है, योगी सरकार के खिलाफ। मैं जैसा पहले भी कहता था कि राजनीतिक दलों की उठापटक और सारी चीजें हैं वो अपना बढ़ोतरी के लिए है, लेकिन चुनाव सीधे सीधे जनता बनाम सरकार है। चुनाव सीधे सीधे जनता बनाम सरकार है, लेकिन मुद्दों की जब बात आती है और चुनाव में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं उसमें बीजेपी क्यों पिछड़ गई है, ये सवाल हम लोग कई बार करते रहे हैं इसी कार्यक्रम के दौरान। लेकिन इसी सवाल को एक बार फिर से दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहूंगा, एक फटाफट, क्योंकि अब रिकैप करें, समय भी खत्म हो चुका है। दीपक पाचपोर जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि पिछले 8-10 साल से बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई दी, यहां पर और खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बीजेपी यहां पिछड़ती हुई क्यों नजर आ रही है? सामाजिक ध्रुवीकरण का, जी सामाजिक, अभी आ रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण का उसका जो फार्मूला है वो बहुत ही बुरी तरीके से पिटा है। इसलिए मैं बल्कि इन 5 राज्यों के चुनाव को और आगे जाकर देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो भी नतीजे होंगे, अगर जीत गई भारतीय जनता पार्टी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर हारी तो निश्चित रूप से जब वो मंथन करने बैठेगी तो वो जो आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दों के ऊपर उसे वापस आना पड़ेगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी अब जब 14 के पहले आए थे तो बहुत बड़े बड़े वो आर्थिक बातें किया करते थे, वो मुद्दे तो उन्होंने साइडलाइन कर दिए। इसलिए देखिए कि आर्थिक मुद्दों के ऊपर छोड़ दीजिए, भावनात्मक मुद्दों के ऊपर भी इसलिए बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया है भारतीय जनता पार्टी का। इस चुनाव के बीच रास्ते में उनसे पता चल गया कि हम गलत रास्ते पे जा रहे थे, कि जो उन्हें लग रहा था कि राम मंदिर बनाकर हम इस चुनाव को जीत जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि वो कहीं भी राम मंदिर का उल्लेख तक नहीं कर रहे हैं, और उसी अयोध्या में बाबा जी को भी जगह नहीं मिली चुनाव लड़ने की। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही शुभ संकेत है, और जैसा मैंने पहले कहा कि इसकी एक बड़ी उपलब्धि अगर प्रियंका गांधी है, तो मुझे लगता है इस चुनाव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह होगी कि भारतीय राजनीति का जो विमर्श है उसके केंद्र में हमारे आर्थिक मुद्दे एक बार फिर से आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं इस चुनाव के नतीजों को बहुत ही
आशाजनक निगाहों से देख रहा हूं राजीव जी। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। और आर्थिक मुद्दों की बात, आर्थिक मुद्दों पर बड़ी बड़ी सरकारें जो हैं वो हिल गई हैं, गिर गई हैं। और आप याद कीजिए कि पहले अगर 5 पैसा भी बढ़ जाता था, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाती थी तो हंगामा होता था। लेकिन अब कहाँ क्या है, और डीजल पेट्रोल की कीमत रुकी हुई है और सबको इंतजार है 7 तारीख की शाम का। शायद कई लोग बोलते हैं, मुस्कुरा के कह रहा हूं लेकिन चोट तो लगेगी हमारी जेब पर भी। अमलेंदु उपाध्याय, क्या कहेंगे आप? मुद्दों की बात हम कर रहे हैं, अब रिकैप कर रहे हैं। फटाफट आपसे भी चाहूंगा और हमारे दोनों साथियों ओम प्रकाश जी और राज त्रिपाठी जी से भी। अमलेंदु जी, पहले आप, मुद्दों की बात, क्या बीजेपी खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछड़ गई है? निश्चित तौर पर राजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुद्दे नहीं है। मतलब चर्चा वो किस पे करे, किन मुद्दों पे बात करेगी भारतीय जनता पार्टी? और ओम प्रकाश जी ने जैसे कहा कि प्रियंका गांधी ने जो थी पिच तैयार करी, उस पिच पे जो है अखिलेश यादव, जयंत चौधरी खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से लगातार 2019 के बाद उत्तर प्रदेश में सक्रिय रही और लगातार सड़क पर रही और जनता के मुद्दे लगातार उठाती रही, हर वो मुद्दा जो सरकार के लिए मुसीबत बन सकता था, वो जनता के हित का मुद्दा था, जो जनता की आवाज थी, जो सही मायने में उठनी चाहिए थी, उसको प्रियंका गांधी जिस तरीके से उठाती रही, उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तैयार की है। और जनता जो है असली मुद्दों पे आना शुरू हो गई। जनता ये समझने लगी कि असली मुद्दे तो हमारे ये हैं, जो हमको हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान तालिबान के नाम पे भरमाया जा रहा है और बहकाया जा रहा है, उसके पीछे जो है किया क्या जा रहा है, मतलब हमारी तबाही जो वो की जा रही है। तो ये जनता की समझ में ये चीजें आने लगी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है उसके अंदर जो हताशा है, उसकी जो निराशा है, उसके पीछे भी यही कारण है कि वो भी समझ रहा है कि हमको जो है वो बेवकूफ बना करके और प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं उनके सारे आर्थिक हित साधे जा रहे हैं और हमारे आर्थिक हितों की जो बलि दी जा रही है। तो ये जो मुद्दों पे चर्चा हो रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है और इसीलिए उसकी हिंदू मुसलमान वाली पिच जो है वो चल नहीं पा रही है, क्योंकि मुद्दे सतह पर हैं, जनता मुद्दों पे सवाल कर रही है। आप थोड़ी देर के लिए मुसलमान हिंदू की बात कीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कच्चा समर्थक भी है, उससे आप पहले शुरू कीजिए, बहुत जोर से आपसे वो तर्क करेगा हिंदू मुसलमान के मुद्दों पे। और जैसे ही आप कहेंगे उससे कि भाई अच्छा रोजगार की क्या स्थिति है, तो उसके दिल के फफोले जो है वो फट पड़ते हैं एकदम से। अच्छे से अच्छा जो समर्थक है भारतीय जनता पार्टी का, उसको भी आप देखिए, उसके फफोले दिल के एकदम से फट पड़ते हैं और फिर कहता है कि नहीं, इस पे तो सरकार जो है फेल हुई है और रोजी रोटी की बात तो होनी चाहिए, हमारे रोजगार में चौपट हो गए। मैंने जैसे पहले भी कहा, खासतौर से शहरों के अंदर जो स्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हुआ करते थे, वहां स्थिति यह है कि लोगों के रोजगार चौपट हो गए, दुकानों के किराए नहीं निकल रहे हैं, सरकारी नौकरियां की बात छोड़ दीजिए, उनकी तो मतलब भत्ते मिले ही नहीं, महंगाई भत्ता और तमाम रोक दिए गए, वो तो अलग की बात है। जो प्राइवेट नौकरियां करते थे लोग, उनकी तनख्वाह के नाम पे आधी हो गई। स्कूल 3 साल से खुल रहे, मतलब बंद पड़े हुए हैं, लेकिन फीस कम नहीं हुई, फीस लगातार दी जा रही है। तो ये सारे मुद्दे भी जो मध्यम वर्ग है उसको भी बहुत अंदर तक जो है वो कचोट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास इनका कोई सही जवाब देने के लिए कोई मसला नहीं है। प्रधानमंत्री इस पर चर्चा नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर चर्चा नहीं कर सकते, वो इधर उधर की हवाई बातें तो कर सकते हैं। तो यही जो है सब मिलाकर के मुद्दे जो है सतह पर आ रहे हैं। और मुझे लगता है विपक्ष ने जो है कुल मिलाकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर घेरा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस चक्रव्यूह से निकलने के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। मुझको ऐसा लगता है, बाकी तो जनता जनार्दन के ऊपर है जिसने मुद्दे तैयार। बिल्कुल। राज त्रिपाठी जी, क्या मुद्दों के बीच यानी कि अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई है, फंसी हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले हम लोग भी सोचते थे कि कई सारे मुद्दे आएंगे, बहुत सारी अलग अलग पिचें तैयार होंगी, खासकर बीजेपी की तरफ से। लेकिन पहला फेज, दूसरा फेज और अभी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद तीसरा फेज का मतदान है और अभी तक कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। मुद्दों की मैं बात कर रहा हूं, सीटों की बात नहीं। मुद्दों के नाम पर बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जहां पर प्रधानमंत्री जी ने जब किसान बिल आया तो उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई, उसके बारे में बहुत सारे पक्ष गिनाए गए और ये जो किसान जब आंदोलन करने बैठे तो उन्हें क्या क्या कहा वो सबके सामने। फिर जब ये बिल वापस हुआ तो उस बिल को कहा कि राष्ट्र हित में वापस लिया गया है।
तो जब इस तरीके की विषम स्थितियां हो जाए कि एक ही बिल को आपको देश हित में बताना पड़े और उसके बाद राष्ट्र हित में उसे वापस लेना पड़े, तो ये जो आपस का विरोधाभास है भाजपा के अंदर, ये लगातार चला है। और मुद्दों की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता है कि मुद्दों आधारित थी। इनके जो पूरी राजनीति को अगर पूरे 8 वर्षों को देखें तो कहीं कहीं मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और जो चीजें रही वो सेंट्रल, और दिमाग में यही चलता था कि मुद्दों की बजाय यहां पर ले आएंगे, इलेक्शन निकल जाएंगे, और लगातार ये चीजें हुई। तो मुद्दे इसलिए ये मुद्दों में इस बार पिछड़ गए क्योंकि इनकी समझ में था कि मंदिर बन गया, मंदिर के ऊपर जो बात करने लगेंगे तो सारी चीजें गौड़ हो जाएंगी, हिंदू मुस्लिम कार्ड फेंक देंगे, फिर वहीं पर आ जाएंगे, सारे आपस में लड़ जाएंगे और चीजें होने लगेंगी, पर वो नहीं हो पाया। अंततः ये इलेक्शन आकर मुद्दों पे आ गया, और जब मुद्दों पे आया तो मुद्दे इनके पास रहे नहीं। वहां भाजपा इन मुद्दों पे पीछे पिछड़ती दिखाई पड़ी है, अभी तक जहां तक मैं समझता हूं पीछे दिख रही है, और आने वाले समय में अभी कोई ऐसा मुद्दा आने वाला नहीं है अचानक कि कोई बहुत बड़ा फर्क आ जाए। राजीव जी बिल्कुल। और ओम प्रकाश जी, मुद्दों की अगर बात हो और जहां आप बैठे हुए हैं अयोध्या का नाम ना आए तो फिर शायद भाजपा के मुद्दों की शुरुआत शायद यहीं से होती है अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव। और हम लोग भी सोच रहे थे कि अयोध्या को खूब भुनाने की कोशिश करेंगे, रामलला को लाए हैं और क्या क्या जैसे नारे तो सामने दिखाई दिए, लेकिन वो भी उल्टा पड़ गया। कुछ गांवों में हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि भगवान को ये लाएंगे या भगवान इनको लाते हैं, ये भी उल्टा पड़ गया। हालांकि अभी चौथे और 5वें फेज में जब मतदान, और आप तक जब मतदान की तारीख आएगी वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 23 तारीख है, लेकिन फिर भी जब मुद्दों की हम बात कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि इस पिच पर भी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पिच है उस पर भी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है अभी भाजपा? देखिए, मुद्दों के सवाल पर तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही पहले चरण से ही। वो आप योगी के बयान सुन लीजिए, जो है गर्मी निकालने का, बुलडोजर चलाने का। मंदिर मुद्दे से मुझको जो लगता है उसने इसलिए परहेज किया अभी तक कि यूपी के साथ 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव थे जहां पर मंदिर मस्जिद के मुद्दे बहुत कामगर नहीं करते, और अगर ये उसको उठाते तो और ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उन प्रदेशों में उठाना पड़ता। लेकिन चरण के बाद जब पंजाब का चुनाव हो जाएगा, इसके बाद वो इस पर खेलेंगे, और यही एक चीज उनके पास बची है। जैसे आपकी अयोध्या और आसपास के जिलों में वो टीमें आई हैं, तो जहां पे खुदाई हुई थी राम जन्मभूमि की, उसकी मिट्टी ली है, उस मिट्टी को छोटी छोटी पैकेट्स बना करके राम जन्मभूमि का ठप्पा लगा करके मंदिर का जो है वो बांटा जा रहा है, और उसके नाम पर जो है कसम खिला करके वोट मांगा जा रहा है। तो मुझको ये लगता है कि तीसरे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास वही एक रास्ता बचेगा और वो इसका जमकर इस्तेमाल करेगी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, और नई बात हमारे लिए तो नई बात है कि वहां की मिट्टी को निकाल करके छोटे छोटे टुकड़े में बांध करके और उसके बाद लोगों को बांटा जा रहा है, कस्में खिलाई जा रही हैं कि आप मंदिर के नाम पर वोट दीजिए बीजेपी को। बहुत बड़ी बात है। और ये मुद्दे जो हैं, ये जो बातें हैं, ये चौथे चरण में, तीसरा चरण तो अभी 20 तारीख को है, 20 फरवरी को, इसके बाद चौथा चरण 23 फरवरी को है। उस दिन से शायद हम लोग देखें चौथा, पांचवा और आगे का चुनाव कैसे, किस रूप में होगा, किस रंग ढंग में होगा, क्योंकि पंजाब का चुनाव भी समाप्त हो चुका होगा, उत्तराखंड का चुनाव, गोवा का चुनाव समाप्त हो चुका है, और इसके बाद भाजपा किन मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी ये अहम है। लेकिन जो ट्विस्ट की बात हम कर रहे थे, ट्विस्ट ये कि मनमोहन सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव तक आज चुनावी मैदान में उतरे, और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुलायम सिंह यादव का उतरना समाजवादी पार्टी को एक अलग तरह की मजबूती प्रदान करेगा। उनका उतरना ये तो साफ दिखाई दे रहा है। खैर, इस चर्चा को खत्म करें, लेकिन उससे पहले आप चारों साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राज त्रिपाठी जी आपको, ओम प्रकाश जी आपको, दीपक पाचपुर जी आपको, अमलेंदु उपाध्याय जी आपको, और साथ में हमारे साथी जुड़े हुए थे प्रशांत टंडन जी आपको भी। आप चारों को बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़े रहे। लगातार मैं देख रहा हूं कि अपने कमेंट बॉक्स में लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। पंजाब की बात हो रही है, कुलविंदर संधू कह रहे हैं क्या पंजाब के दलित वोटर्स जो हैं वो चन्नी या कांग्रेस को हराकर
हाथ में आया दलित सीएम बनाने के का सुनहरा मौका जो है वो गंवा देगा। ये ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये कुलविंदर संधू जी का कहना है। यासीन अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जावेद इकबाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनश्याम जी जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी कह रहे हैं वैसे तो आप लोग युवाओं और बेरोजगारों की बात हमेशा कार्यक्रम में लेते रहते हैं। बकौल ओम प्रकाश सिंह जी, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, बीपीएड बेरोजगारों द्वारा मतदान प्रभावित होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओम प्रकाश जी ने इस पर बात अभी की थी। और इश्तियाक आलम भी है, खुदा हाफिज लिख रहे हैं। तो तमाम दोस्तों, अब मुझे भी अब आप लोगों से आज विदा करने की इजाजत दीजिए, क्योंकि कल शाम फिर हम 6:30 बजे आएंगे। समय भी बहुत ज्यादा आप लोगों का ले लिया है और बहुत सारी बातें रहेंगी, क्योंकि पंजाब का चुनाव सामने है। एक तरफ पंजाब में सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अंदाज में दांव पर पूरी की पूरी पार्टी को लगा रखा है सबने, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव और कल क्या कुछ होगा ये भी देखना होगा। जावेद इकबाल लिख रहे हैं कि राजीव जी 20 मार्च से पहले क्या आपका लाइव रिपोर्ट नहीं आएगा? लाइव रिपोर्ट 20 मार्च से पहले कोशिश करेंगे हम अलग जो तीसरे फेज का चुनाव है उसमें वहां से लाने का। बिल्कुल जावेद इकबाल जी, आप सही सवाल कर रहे हैं। आज 17 तारीख है और अभी 2-3 दिन बाकी है और उस एरिया में हमारे लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल लाइव रिपोर्ट हम देंगे, वहां का भी, तीसरे चरण का भी, चौथे चरण का भी और आगे के जितने फेजेस हैं उसकी रिपोर्ट हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद देता हूं आप दोस्तों को कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं हमारे कार्यक्रम को, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब नमस्कार कहता हूं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कल मुलाकात होगी 6:30 बजे।